तो भरपूर है मार्केट में। 24,400 के ऊपर कन्विंसिंगली ट्रेड देखा गया है, लेकिन उसी के आसपास इस समय आपको अभी भी कारोबार होता दिखाई देगा, चाहे निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो या फिर मिड कैप्स। रफ्तार मार्केट पकड़ता हुआ। अनुज वीरू, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट हम पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से यही बात करते आए हैं अनुज, कि शायद इस हफ्ते की शुरुआत में जो झटका लगा उससे और भी अग्रेसिव रिकवरी देखने को मिलेगी, और उसकी शुरुआत कल दोपहर से हो चुकी है। हर्षिता, वीरू, गुड आफ्टरनून। देखिए हर्षिता, बिल्कुल, और जो एक लाइन दी थी हमने कि कम गिरेंगे ज्यादा चलेंगे, आई थिंक उस पर मार्केट फुल्ली एक्ट कर रहा है। और मुझे इस चीज की खुशी है कि हमारी मार्केट्स में लोगों ने पैनिक करना बंद कर दिया। जैसा मैं आपको बता रहा था, मैं यहाँ पर काफी डोमेस्टिक इन्वेस्टर से बात कर रहा था, हल्का सा भी रत्ती भर किसी में पैनिक नहीं था, और हर कोई डिप में एक्चुअली बाय ही कर रहा था। अच्छा हर्षिता, मैं इन सब पर बात करूं इससे पहले देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि मार्केट में अगर आप अपना बेसिक माइंड अप्लाई करें तो कितना पैसा बना सकते हैं। परसों हमने बात की थी ट्रेंड की किसी शो में, कि इस समय सबसे बड़ी लॉजिकल ट्रेड आपको मिल रही है ट्रेंड में, जहां पर वी मार्ट के नंबर्स के बाद और स्टॉक करेक्ट हो चुका है। अगर वी मार्ट इतने अच्छे नंबर डिलीवर करेगा तो सोचिए ट्रेंड कितने अच्छे नंबर डिलीवर करेगा। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, कुछ था, एक सिंपल एक इनसाइट थी, और उस इनसाइट से ही देखिए अगर आप उस पर एक्ट करें तो कितना उसमें आप पैसा बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लोगों को इस समय सोचकर आपको काफी मार्केट ट्रेस दे रहा है। अब जहां तक बात मार्केट की है, अब 20 डेमा पर हैं हम, एग्जैक्ट लेवल हम कुछ देर में वीरू के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन 24,421 का वो लेवल था, उसके ऊपर अगर हम टिके तो मुझे लग रहा है कि फिर वो पावरफुल वाली शॉर्ट कवरिंग और जो आपको 24,800 और फिर उसके बाद ऑल टाइम हाई की तरफ ले जाएगी। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, और ये लाइन मैंने कल और परसों से ली है, कि हम ऑल टाइम हाई इसी महीने लगाएंगे, अगस्त में ही हम वापस ऑल टाइम हाई लगाएंगे। और अब अनलेस यूएस मार्केट कंप्लीटली कोलैप्स करे, अब हमारी वो जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स वाला, वो वर्क करना शुरू करेगा। अब हम रोज उस तरीके से नहीं गिरेंगे, अगर यूएस गिर गया तो हम गिर गए, ऐसा नहीं होगा। अब हम उस पर रिएक्ट करना धीरे धीरे बंद करेंगे। हाँ, अगर यूएस मार्केट एक साथ 3-4% गिरेगा तो हम भी रिएक्ट करेंगे, लेकिन एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अब हमने उस इम्पोर्टेंट मंदी को पूरी तरीके से पचा लिया है। अब हम अपने फैक्टर्स पे काम कर रहे हैं, और आज के अर्निंग्स रिएक्शन देख लीजिए आप, किस तरीके से आज अर्निंग्स में स्टॉक्स भागे हैं, वो आपको बता रहा है कि मार्केट तैयार है आगे जाने के लिए। वीरू, बिल्कुल। अच्छा अनुज, आज हम निफ्टी आईटी में एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर रहे थे, हालांकि शॉर्ट कवरिंग नहीं आई, लेकिन फिर भी निफ्टी आईटी अनुज कोलैप्स नहीं हुआ, और ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है कि हम एकदम ही इनलॉजिकल तरीके से भाग नहीं रहे हैं। क्या निफ्टी आईटी भी अब एक इस शॉक के बाद एक अच्छा अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, और धीरे धीरे एफर्ट्स लगेंगे इस जोन से बाहर निकलने के लिए मोटा मोटी, क्योंकि हमारा अर्निंग सीजन ठीक ठाक ही था, क्या ये री एंट्री का और कुछ स्टॉक्स को पिक करने का वक्त है क्या इस वक्त निफ्टी आईटी? नहीं, बिल्कुल वीरू, देखिए आईटी में एक चीज जो मैं बार बार कहता हूँ, हमारी आईटी समहाउ स्टॉक्स रिएक्ट करते हैं नैस्डैक के ऊपर, हालांकि नैस्डैक से आईटी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जो फियर था आईटी में, वो आईटी में इस पर फियर था कि क्या यूएस में वापस रिसेशन आ रहा है, जिसको कि पहले एक बार मार्केट पचा के निकल चुका था। इसके लिए आईटी स्टॉक्स गिरे थे, क्योंकि आईटी स्टॉक्स की पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग हो गई थी। अब क्योंकि जो कल का डेटा आया उसके बाद वापस एक ये लग रहा है कि शायद वो फियर्स ओवरब्लोन थे, इसके और प्लस आईटी स्टॉक्स गिर चुके थे, तो पोजीशनिंग उनकी काफी लाइट हो गई थी। इन्फोसिस में अपने खुद के कारण थे, इसकी वजह से इन्फोसिस काफी गिर चुका था, जबकि नंबर्स इतने शानदार थे इन्फोसिस के। तो इसके लिए आई थिंक लोगों को लगा कि शायद एक मौका है और उन्होंने बाय किया। मेरे ख्याल से आईटी में अभी भी ना आपको मूव्स बड़े बड़े मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन यूएस मार्केट। सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी आईटी स्टॉक्स की ही रहेगी, लेकिन इसको टाइम करना थोड़ा सा टफ होगा। आई थिंक बेस्ट यही रहेगा कि एज इन्वेस्टर इसको अप्रोच करें और हर डिप पर आईटी स्टॉक्स को बाय करें। लेकिन एक चीज क्लियर है कि थोड़ी सी शायद अति हो गई थी आईटी स्टॉक्स में, वो यूएस मार्केट के रिसेशन के फियर्स को लेकर, उसको शायद मार्केट ने अब वापस न्यूट्रल टेरिटरी में मार्केट उसको लेकर के आया। वीडियो, अच्छा लास्ट प्रश्न अनुज, यहाँ पे रेजिलियंस की बात करते हैं। अनुज, बस एक प्रश्न पूछूंगा आपसे मैं, कि भले ही आज हम 20 डेमा को पार ना कर पाए हो, लेकिन दोनों ही इंडस्ट्रीज ने, चाहे वो निफ्टी हो चाहे निफ्टी बैंक ने, एक ने 50 डेमा को रिस्पेक्ट दी, उससे डिफरेंशियल क्रिएट किया, 100 डेमा को निफ्टी बैंक ने रिस्पेक्ट दी, उससे एक डिफरेंशियल क्रिएट किया। ये क्या अच्छे साइंस है एज ऑफ नाउ? अच्छे साइन है वीरू। और एक और चीज देखिए, अब आप, मैं फिर बार बार एक चीज लोगों को बोलता हूँ,
आज पैसा उसने बनाया होगा जिसने कल पैनिक नहीं किया होगा और एक चीज समझी होगी कि मार्केट ने हायर लेवल्स, हायर लोज बनाए और क्रूशियल लेवल्स को डिफेंड करा। कल ये चीज कहना मुश्किल था, लेकिन अगर आपकी एक लॉजिकल ट्रेड थी कि नहीं, जब तक मंडे का लो नहीं टूटेगा मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर नहीं आऊंगा, तब ये उस ट्रेड ने सही रिस्पेक्ट करा। और बिल्कुल सही बोला आपने, बैंक अब अभी के लिए मानना होगा हमें कि बैंक निफ्टी ने 100 डे में डिफेंड किया और निफ्टी ने 50 डे में डिफेंड किया। ये अभी अनलेस उसको तोड़ दे मार्केट अगले हफ्ते, जो मेरा बेस केस नहीं है, तो ये बिल्कुल। और वीरू एक चीज बताऊं, मैं अभी अभी ब्रह्मपुत्र नदी क्रॉस कर रहा था। उस नदी की विड्थ इतनी है कि उसको क्रॉस करने में 4 मिनट लगे। तो एक हमारी मार्केट भी ना एकदम बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी की तरह ही है। इतनी वाइड है हमारी मार्केट कि उसको एकदम से 2-3 दिन में ये सोच लेना कि ट्रेंड बदल गया, ये आई थिंक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। वो ट्रेंड बदलने के लिए ना बहुत लंबा वेट करना पड़ता है मार्केट में। 1-2 महीने देखना पड़ता है कि मार्केट वाकई में कहीं जा रहा है या नहीं जा रहा है। उससे पहले ट्रेंड मार्केट का चेंज होता नहीं। बड़ा ट्रेंड मार्केट का अपसाइड की तरफ ही है। अनुज, वो एक कामाख्या मंदिर का टूर जरूर कीजिएगा अगर वक्त मिले ना, है ना? बिल्कुल, वक्त मिलेगा तो वैसे जरूर करूंगा। बिल्कुल वक्त मिलेगा तो जरूर करूंगा। हाँ, कामाख्या मंदिर जरूर होके आइएगा। बचपन से पढ़ा उसके बारे में, मैं नहीं गया, आप कम से कम दीदार करके आइए वहाँ पे। और हर्षदा तो पहले जा ही चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, अभी की रणनीति बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए, ये बाजार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है और किस चीज़ पर अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज। और इस पूरी यात्रा का अगर आप देखें जो सार है, अनुज से मंडे मॉर्निंग सुबह मॉर्निंग कॉल में समझेंगे। हर्षदा जी हाँ वीरू, अब इस समय जो एक्शन है वो स्क्रीन पर रखते हैं और फिर बात करेंगे कि यहाँ से अब क्लोजिंग के लिए क्या ट्रेड लेना है। देखिए धीरे धीरे करके इंच अप हम फिर से उसी तरफ जा रहे हैं, वो 24,400 की तरफ। ज़्यादा दूर नहीं है वो लेवल। और निफ्टी बैंक में भी मोमेंटम कंसिडरिंग एक वीकेंड सेशन है वीरू। मैं कुछ देर पहले देख रही थी कि डाउ फ्यूचर्स से क्या इशारा बनता दिखाई दिया है। स्थिति बिगड़ी नहीं है, वही एक अच्छी बात है। कंसिडरिंग कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला था। अब वो कितना एक्सटेंड होगा आज फ्राइडे के सेशन में, उस पर आएंगे। ट्रेंडिंग काउंटर्स ले लेते हैं और फिर लार्जली बात करेंगे कि यहाँ से आगे किस तरह का क्लोज और किन लेवल्स पर वो ट्रेड बनता दिखाई दिया है। आइशर मोटर्स नंबर्स के बाद 5.5% के गेन्स। ग्रासिम नतीजे आए हैं, दबाव की आशंका थी, दबाव ज्यादा देखने को मिला है मुनाफे में या फिर घाटे में। उसके बावजूद स्टॉक 1.5% ऊपर। श्रीराम फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर खरीदारी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। ट्रेंड आज का एक ऑल स्टार परफॉर्मर है। एमसीएक्स, कैनरा बैंक, ऑरेकल फाइनेंशियल, ये दूसरे ट्रेड्स जहां पर खरीदारी की पोजीशंस बनती हुई। और साथ ही साथ अगर आप लूजिंग एंड पर देखेंगे तो HUL आई थिंक नेगेटिव में था, वो पॉजिटिव हो चुका है। लेकिन HDFC लाइफ, BPCL, एशियन पेंट ज्यादा क्रैक्स नहीं है। सबसे ज्यादा टूटने वाला आपको दिग्गजों में BPCL दिख रहा है जो नियरली 1% भी पूरा नहीं टूटा है। अपोलो टायर, सेल, HPCL, गुजरात गैस, ये दूसरे स्टॉक्स हैं जहां पर कुछ पोजीशंस मुनाफा वसूली की बनती दिखाई दी हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या सिचुएशन आपने आज क्लोजिंग के लिहाज से अपनानी है। जो मैं डाउ फ्यूचर्स मेंशन करना चाह रही थी, नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय अभी भी 60 पॉइंट्स ऊपर है। डाउ भले ही 17 पॉइंट ही ऊपर दिख रहा हो, लेकिन स्थिति अभी भी इन कंट्रोल दिखाई दे रही है। बिल्कुल कंट्रोल है। हर्षदा एक काम करते हैं, लेवल्स की बात कर लेते हैं। और देखिए सुबह क्लियरली हमने, चाहे वो अनुज ने डिस्कशन किया हो चाहे मैंने, एक बात क्लियरली कही थी कि जब सुबह के लेवल्स लेके आएंगे क्योंकि ट्रेड्स पिक करने, उसके बाद 388 एंड 421 ये एक पॉइंट है जहां पे आपको लोअर ट्रेजेक्टरीज में लिए हुए या फिर मॉर्निंग में अगर आप राइड कर रहे हैं किसी भी ट्रेड को निपटाना है और इंतजार करना है 421 के बाइसेक्ट का। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं क्लोजर टू आई थिंक 388 421। वहां से निफ्टी एक समय 100 पॉइंट कोलैप्स हुआ। इंट्राडे हाई रखिएगा और वो सुबह के लेवल से लेके आइएगा। एग्जैक्टली पॉइंट था 24421 20 डे एक्सपोनेंशियल में एवरेज, वहाँ से कोलैप्स हुए हम। लेकिन हर्षदा आज इंडेक्स के पास एक चीज़ है जो उसे हेल्प कर रही है, वो है निफ्टी बैंक का 50,000 के ऊपर सस्टेन करना, निफ्टी आईटी का मूव, और एक और चीज़ दैट्स आई थिंक रिलायंस एट 2948 ये इतना थ्रस्ट जनरेट कर रहा है कि निफ्टी को हायर ट्रेजेक्टरीज पे सस्टेन रखे।
अगर आपने री एंट्री किसी लॉन्ग ट्रेड पे मारी है तो ठीक है, याद रखिएगा आपका सप्लाई जोन अभी भी वही परसिस्ट करता है, दैट लॉजिकली आपको ट्रेड वहीं पे वाइंड अप करना है 24 400 410 420। एक बार कॉल्स के पुट्स के स्टैट्स लेके आइएगा प्लीज। कॉल्स के पुट्स के स्टैट्स ये कहते हैं कि 24 400 पे एट 20 रेमा कॉल राइटर्स अपने आप को थोड़ा सा कैपिटलाइज कर रहे हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब हम एक वीकेंड पे जा रहे हैं, 2 दिन की छुट्टी है। ऑप्शन राइटर्स के पास ये हाथ में होगी बात। आप देखिए ना आपकी स्क्रीन पे सबसे बड़ा राइटर कौन है, 24 400 का ही। तो अगर आपने लॉन्ग पिक किया है डे प्रोस्पेक्टिव से तो प्लीज़ 410 420 ये डायरेक्टरी होगी बुक करने के लिए। और अगर आप लॉन्ग कैरी करना चाहते हैं इस वीकेंड के लिए तो डेटा मेरे लिए सपोर्टिव है। लुक एट 24,400 26 लाख फुट बिकी हैं। लुक एट 24,300 26 लाख फुट बिकी हैं। ये कन्विक्शन दे रहा है कि निफ्टी ने अभी एक सुरक्षित डिफरेंशियल क्रिएट कर लिया है फ्रॉम 50 डेमा। तो अगर आपका ट्रेड है तो कुछ देर रखिए, अगर 420 निकल गया इंट्राडे में तो फिर देखेंगे। बट पोजिशनल ट्रेड पे कमेंट में करूंगा 310 पे क्या करना है, रिस्क लें क्या। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। लेवल लेके आइए जरा, आपके स्क्रीन पे है 50,607। मॉर्निंग में क्या डिस्कस हुआ था, द मूवमेंट यू विल क्रॉस 5227 527, आप जैसे ही काटेंगे, जैसे ही बाइसेक्ट करेंगे, एक स्विंग मिलेगा करीब करीब 50,722 तक का। 722 क्या है, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एग्जैक्टली गया वहीं से कोलैप्स हुआ, लेकिन कोलैप्स नहीं हुआ, 50,500 की ट्रैजेक्टरी को मेंटेन रखा। लॉन्ग है इंट्राडे में तो रख लीजिए, अगर एक बार के लिए 710 बाइसेक्ट हुआ तो मूव टुवर्ड्स 586 द फॉलोइंग 50 डेमा जा सकता है। ट्रेड पोजिशनली कैरी करें या नहीं करें मंडे मॉर्निंग के लिए, अगेन ये कमेंट मैं करूंगा 310 पे, क्योंकि अभी एक सब्सटेंशियल टाइम हमें निकालना है। बट आई थिंक हर्षदा मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है निफ्टी के लिए, क्लोजिंग आ रही है नज़दीक 20 डेमा के, और रिलायंस इस वक्त एग्जैक्टली एट आई थिंक 210 अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करता हुआ ये अपनी भूमिका निभा रहा है। हर्षदा ओवर टू यू नाउ। ये इनफैक्ट एक बड़ी भूमिका में आ रहा है और दिन भर दरअसल टिका हुआ है। चलिए हमारे जानकारों को फटाफट से जोड़ना शुरू करेंगे और फिर बात करेंगे कि आज कहां पर वो ट्रेड लेने के लिए पूरी तैयारी करके आए हैं। चार्ट्स पर बात करने के लिए ऑफकोर्स प्रकाश काबा, राजेश सातपुते, मानस जायसवाल, स्नेहा, रचना वैद, ये सब हमारे साथ हैं। और एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव के लिए चोला सिक्योरिटीज़ के धर्मेश कांत भी हमारा साथ दे रहे हैं। 210 को कुछ ही देर में इनफैक्ट LIC के CEO और MD सिद्धार्थ मोहंती से एक्सक्लूसिव बातचीत। 220 के आसपास बैंकिंग सेक्टर में क्या बदलाव होते हुए दिखाई देंगे, क्या बैंक लॉ अमेंडमेंट बिल कहता है, उस पर लक्ष्मण को जोड़ेंगे। फिर म्यूचुअल फंड का डेटा आया है और वो संकेत किस तरफ कर रहा है, उस पर एक अपडेट। 245 पर कल आने वाले नतीजों में औरो, मेट्रोपोलिस, वोडाफोन आइडिया, NMDC, नैल्को, ये सब हमारी रिसर्च टीम से समझेंगे। 250 पर मार्केट बिग वॉइस में एक्सिस सिक्योरिटीज़ के नवीन कुलकर्णी होंगे। फिर डीलिंग रूम का जायजा, BTST, STBT क्लोज की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये है फिलहाल आज की तैयारी। ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गाबा जी बताइए, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। आज का जो ट्रेड है वो है सन टीवी। सेटअप के हिसाब से करीब 4 दिन का करेक्शन खत्म हुआ, फिर एक अपमूव शुरू हुआ है। ट्रेड करा है 911 पे, स्टॉप होगा 900 जोन, मतलब 11 रुपए का स्टॉप लॉस। लॉजिकल टेक्निकल टारगेट फर्स्ट 950, मुझे लगता है और भी हायर जोन देखेंगे आते दिनों में। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है 911 पे सन टीवी। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सन टीवी में एक बाय साइड का ट्रेड। रचना जी आफ्टरनून, आपका ट्रेड। आफ्टरनून मेरा ट्रेड रहेगा हिंडाल्को में। हिंडाल्को की फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे 626 के करीब हम बैठे हुए फ्यूचर्स पे। यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 631 एंड 636 और स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 623 पे। ओके, स्नेहा जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। स्नेहा जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। वेरी गुड आफ्टरनून। अगर हम देखें ऑटो स्पेस से टाटा मोटर्स, ये काउंटर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक अच्छा फॉल दिखा था, फिर कंसोलिडेट करके फ्रेश बाइंग आ रही है पिछले 2 दिनों से। तो मुझे लग रहा है करके कि जिस तरह की ऑप्शंस भी एक्टिविटी अगर आप देखें तो 1100 की जो कॉल उसमें काफी अच्छी अनवाइंडिंग हो रही है, पुट्स में भी राइटिंग आ रही है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे 1080 की अगर आपको कॉल ट्रेड करनी है तो वो आप कॉल ट्रेड कर सकते हैं।
अगर किसी को कैश में भी लेना है तो 1049 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग किया जा सकता है। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट विल बी अराउंड 1120-25। ओके, टाटा मोटर्स आपका बाय है स्नेहा जी का करीब 1070 पे। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? तो देखिए, खरीदारी का ट्रेड लेना है, इन्फो एज नौकरी पे खरीदारी करनी है। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद आप स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। और अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा तो आई थिंक 400-500 रुपए का आपको नौकरी में देखने को मिल जाएगा। तो नौकरी पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 7049 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 7500 तक के टारगेट पॉसिबल है नौकरी में। चाहे तो 7200 का कॉल ऑप्शन जो 250 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 174 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। 174 का स्टॉप लॉस लगाइए और 400 रुपए के टारगेट सेट करिए 7200 के कॉल ऑप्शन पे। तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड 7400 का कॉल ऑप्शन आप लेकर चले। इन्फो एज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, 7500 की तरफ बढ़ता हुआ एक मोमेंटम ट्रेड है ये, और नंबर्स के बाद यहाँ पर अच्छा गेन आया भी है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, वीरेन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए हर्षदा जी, मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया जो पिक रहेगा शॉर्ट कवरिंग हिसाब से तो वो तो रहेगा रिलायंस, क्योंकि रिलायंस का स्ट्रक्चर बेहतरीन स्ट्रक्चर है। एक रिवर्सल ट्रेड है, ओवरसोल्ड आप कह सकते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जेंस चार्ट पे दिखता है। तो रिलायंस का देखिए, अगर आप शॉर्ट स्विंग ट्रेड भी यहाँ पे लेते हैं तो इसका सेटअप इस तरह से बनता है। 2945 के ऊपर फ्यूचर में बाय बनता है, प्लस रहेगा 2925 का। इसका इनिशियल टारगेट आएगा 3020 का। तो रिलायंस मुझे लगता है कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली देगा, रिलीफ रैली आप कह सकते हैं, बट रिलायंस लुक्स गुड ऑन द चार्ट। RIL अच्छी तेजी और एक गेना है, आज दिन भर यहाँ पर मोमेंटम बना हुआ है जोर का, उसी के साथ प्रेफर कर रहे हैं राजेश जी रहना। चलिए अब धर्मेश कांत को भी जोड़ लेते हैं। धर्मेश, आफ्टरनून, बताइए आपकी अप्रोच इस मार्केट में। एक बहुत वेलकम कमबैक है ये, अब अगला पड़ाव क्या रहेगा और आपका टॉपिक क्या है? ये गुड आफ्टरनून हर्षिता। देखिए, मार्केट थोड़ा तो वोलेटाइल रहेगा। मार्केट में दो बात बहुत ही क्लियर है, एक तो होप एंड लिक्विडिटी ट्रेड चल रहा है मार्केट में, और नंबर्स जो आए थे ओवरऑल बेसिस पर काफ़ी निराशाजनक रहे थे। निफ्टी में आप देखो तो 4% का अर्निंग्स ग्रोथ रहा था। ओवरऑल हम लोगों ने करीब 500 कंपनियों को ट्रैक किया है ऑन एग्रीगेट लेवल्स, वहाँ पर भी 4-5% का ही ग्रोथ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टरली और भी डिसमल पिक्चर है। हाँ, इसके बीच में बहुत सारे ऐसे नतीजे हैं जो आउटलायर्स हैं इस पूरे पर्सपेक्टिव में, तो वहाँ मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के अभी भी पैसा बनेगा। और इस लिहाज से अगर देखें तो मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस थोड़ा बेटर दिख रहा है मौजूदा माहौल में, बिकॉज इसमें खास बात ये थी कि इनकी जो डिपॉजिट ग्रोथ थी, अगर सिक्वेंशली आप देखें तो वो बेटर थी क्रेडिट ग्रोथ से। सो क्रेडिट ग्रोथ कंप्रोमाइज नहीं हुआ था, इनका जो एवरेज चला था उस हिसाब से ही किया था। 10-12% के आसपास का क्रेडिट ग्रोथ रहा है, बट उसके सामने डिपॉजिट ग्रोथ हैज बीन बेटर। तो वहाँ पे मुझे लगता है कैनरा बैंक काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। अराउंड 1 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड, जो कि बाकी सब पेयर जैसे SBI काफ़ी आगे के मल्टीपल्स पर ट्रेड करते हैं। और इनके जो रेशियोज थे वहाँ पर भी इंप्रूवमेंट हुए हैं, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट रहा था, क्रेडिट कॉस्ट घट के आया था, स्लिपेज कम रही थी जो एक्सपेक्टेड लाइन था उसके लिहाज से। सो 120-125 के पोजिशनल टारगेट के लिए अगर आप 2 या 3 महीना रुकने को तैयार हैं, यहाँ पर बाई करके चलना चाहिए। कैनरा बैंक पर बाई करने की सलाह रहेगी और पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में नजर बना के रखें। पब्लिक सेक्टर बैंकों में आगे और डिटेल में बातचीत करेंगे। लक्ष्मण भी एक डेवलपमेंट लेकर आए हैं, उस पर धर्मेश सर्कल बैक करेंगे। लेकिन इस बीच LIC आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। LIC का स्टॉक आज क्रूशल इसीलिए है क्योंकि हर पैरामीटर पर बारिंग इनके वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस और VNB मार्जिन्स नंबर्स अच्छे रहे थे। तो आगे कंपनी की क्या तैयारी है, किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, कंपनी के CEO और MD सिद्धार्थ मोहंती से एक्सक्लूसिव बात के हमारे सहयोगी यश जैन ने। देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC ने अपने पहले तिमाही के नतीजे कल प्रस्तुत किए। इन नतीजों पे हमारे साथ बात करने के लिए कंपनी के चेयरपर्सन सिद्धार्थ मोहंती जी जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमें आज समय देने के लिए, इस इंटरैक्शन के लिए। मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा जो हमने लास्ट हमारा जो इंटरव्यू हुआ था वहां पे हमने उस पर बात छोड़ी थी, वो की है आपका गाइडेंस। आपने टोटल एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट का गाइडेंस दिया है 15% का ग्रोथ FY25 के लिए,
वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का गाइडेंस लिया है 18% ग्रोथ FY25 के लिए, और फाइनली मार्जिन का गाइडेंस आपने 19 से 20% का दिया है FY25 के लिए। अगर मैं तीनों को साथ में ला सकूं, इन तीनों पॉइंट पे FY25 का जो गाइडेंस है, अभी हमारा पहला क्वार्टर खत्म हो चुका है, आप कंटिन्यू करेंगे और आप कॉन्फिडेंट है कि इन तीनों पॉइंट्स पे आप अपना गाइडेंस अचीव कर पाएंगे? देखिए, जो कमिटमेंट हमने किया था, जो 3 मुद्दे पर आपने बात रखी, जो कि है एपी ग्रोथ रेट, हमने 15% का जो है कमिटमेंट किया था। अभी देखिए पहले तिमाही जो है Q1 में हमारा 21% से ज्यादा ग्रोथ हुआ है, 21.38 ग्रोथ हुआ है, जो कि 15% के तुलना में ज्यादा किया है। और जो मार्जिन का है, मार्जिन का जो ग्रोथ है, मार्जिन हमने पूरे साल के लिए बोला था, और आप पहले तिमाही में देखेंगे जबकि इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर था, मार्जिन में गिरावट हुई है, हम लोग ने 20 बेसिस पॉइंट्स का ग्रोथ दिखा है, जो कि 13.9% है। पिछले तुलना में पिछले साल में 13.7% था। और ये ग्रोथ रेट जो है, मेरा मानना है आने वाले जो तिमाही है, ये ग्रोथ रेट में बढ़ोतरी होगी, बरकरार तो रहेगा लेकिन बढ़ोतरी का भी हम उम्मीद रखते हैं। अच्छा, मैं VNB पे जरा सा या वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस पे जरा सा बात करना चाहूंगा। आपने कहा था 300 बेसिस पॉइंट APE से ज्यादा ग्रोथ आएगा, वो बिल्कुल सही साबित हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में, बट एक हायर लेवल पे 21% पे APE ग्रोथ है और 24 पे VNB ग्रोथ है। मुझे आपसे ये समझना है, 18% का आपका FY25 का गाइडेंस है। 2 सवाल, सबसे पहले कि ये 300 बेसिस पॉइंट्स का जो डिफरेंट है, ये बरकरार रहेगा आगे चलते हुए भी? दूसरा, क्या VNB ग्रोथ 18% से ज्यादा की हो सकती है FY25 में? क्या आप वो सोचते हो सकती है? नहीं, मुझे लगता है आप अगर देखेंगे पहले तिमाही में हमने लगभग 24 से 23.66% हमने VNB का ग्रोथ दिखाया है। बिल्कुल। और हमने कमिटमेंट किया था जो मार्जिन का, मार्जिन अगर आप देखेंगे पिछले मार्च में 16.8% मार्जिन था, VNB मार्जिन। और इस वित्तीय वर्ष के लिए हमने बोला है कि 2 से 3% बढ़ेगा, यानी 19 से 20% के आसपास जो है हमारा VNB मार्जिन, वो लक्ष्य रखा है। अगर समझा जाए कि अगले 2 से 3 महीने में कॉम्पोजिट इंश्योरेंस आता है जो आपको अलाउ करेगा हेल्थ इंश्योरेंस में जाने के लिए, तो क्या ये वित्तीय वर्ष FY25 में आप ये एक्विजिशन जो है इसका अनाउंसमेंट और कमेंसमेंट कर पाओगे? देखिए, हम लोग पहले भी बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में LIC आएगी, और उसके लिए हम लोग जो भी हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि कोई स्टैंड एलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसमें एक स्टेक खरीदा जाए। चालू वित्तीय वर्ष में मुझे लगता है कि उसको हम लोग जो है पूरा होगा जो एक्विजिशन। ओके, एक ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, IDBI बैंक के डाइवेस्टमेंट के लिए ऑफ कोर्स RBI का फिट एंड प्रॉपर स्टेटस हमने आते हुए देखा पिछले हफ्ते। आप भी अपना कुछ हिस्सा इसमें डाइवेस्ट करेंगे, LIC का हिस्सा जो IDBI बैंक में है। मुझे ये समझना है आप कितना हिस्सा डाइवेस्ट करने के लिए फर्स्ट ट्रांच में रेडी रहेंगे। दूसरा सवाल ये है कि ये हिस्सा डाइवेस्ट करने से आपका बैंक एश्योरेंस जो पार्टनरशिप है IDBI बैंक के साथ, क्या वो भी चला जाएगा? और फाइनली तीसरा सवाल इसी के संदर्भ में ये है कि आगे चलकर आप कितना स्टेक होल्ड करना चाहेंगे जिससे आप डाइवेस्ट नहीं करना चाहते? नहीं, IDBI बैंक का जहां तक विनिवेश का सवाल है वो सरकार निर्णय लेगी, लेकिन जहां तक LIC का सवाल है, क्योंकि IDBI बैंक एश्योरेंस का सबसे बड़ा पार्टनर है, LIC का सबसे ज्यादा बिजनेस बैंक एश्योरेंस का, तो हम लोग वहां जो है हमारा इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उतना रहेगा कि जितने के लिए बैंक एश्योरेंस का हमारा काम चले। तो इसीलिए हमारा भी डाइवेस्टमेंट होगा हमारा शेयर में, लेकिन उतना रहेगा हम लोग बैंक एश्योरेंस के लिए काम करें और अच्छा स्टेक रहेगा। कुछ नंबर है यहाँ? नंबर वो वर्कआउट होगा जब सही समय पर हम बताएंगे वो। अच्छा, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, CNBC आवाज से बात करने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक आपके सारे प्लान्स FY25 के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये LIC चेयरपर्सन से खास बातचीत। IDBI में एक सब्सटेंशियल चंक होल्ड करेंगे, हालांकि विनिवेश का निर्णय सरकार लेगी, और हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में उतरना ये एक शायद ट्रिगर रहेगा LIC के लिए। धर्मेश, आप LIC को एज ऑफ नाउ
मतलब ये लेट पार्टिसिपेट किया है इसने इंश्योरेंस स्टॉक्स के आई थिंक कैटेगरी में। हालांकि इस आईपीओ से अब सबको बहुत, अगर आप देखें, महत्वाकांक्षाएं थी, बट लेट पार्टिसिपेट किया इसने तेजी में। आपका व्यू 1140 पे धर्मेश LIC पे इस वक्त? देखिए वीरो, मतलब पहले भी शायद आपके चैनल पर भी एक दो बार मैंने बताया था कि इस पे हम लोगों ने एक फंडामेंटल 3 से 4 साल के पर्सपेक्टिव से बाई करने की सलाह दी थी। 980 के आसपास जब ट्रेड हो रहा था, 1010 से 980 के बीच में, तो काफ़ी स्ट्रांगली रिकमेंड किया था। और मेरा यह मानना है कि ये डबलर है सर, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर इतनी बड़ी कंपनी है, 66% ऑफ द इंटायर बिजनेस ये होल्ड करती है, आज भी वो मेंटेन कर रही है उस रन रेट को, तो यहाँ पर प्राइवेट पे से अगर आप उसको कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सब लोग इसी रेट पर ग्रो कर रहे हैं, बट उनको वैल्यूएशन मल्टीपल 4 या 5 गुना ज़्यादा मिलता है LIC से। 60% सुपर का ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है, जबकि एनी प्राइवेट प्लेयर को आप देख लो लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में, वो 10-12% के रिटर्न ऑन इक्विटी पर घूम रहे हैं। और प्लस ये कंपोजिट लाइसेंस आ जाएगा तो एक इनकी रीच के हिसाब से वो एक स्ट्रेट अवे काफ़ी बड़ा हैंडशॉट लगेगा इनको। तो इससे पोर्टफोलियो में लगना चाहिए। 1140 हो या 1240 हो, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसको हर गिरावट में खरीदते रहे, नहीं तो SIP मेथड पे इसको बाई करें 1 साल के लिए। मेरा ये मानना है कि 3 साल के लिए अगर आप होल्ड करके बैठते हैं तो 2000 प्लस का इसमें टारगेट प्राइस पक्का मिलेगा। डीप वैल्यू इस कंपनी में। LIC करीब 1140 पे। मुझे याद है आपने काफ़ी पहले भी कमेंट किया है इस स्टॉक पे, LIC पे 1139 पे आपका पसंदीदा स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक इस वक्त। मीनवाइल अभी थोड़ा सा मैं इंश्योरेंस स्पेस से बाहर निकलूंगा, 1-2 स्टॉक्स को यहाँ पे क्रैक करते हैं और उनके स्ट्रक्चर को, प्राइस बिहेवियर को। 2016 पे इस वक्त एस्ट्रल, मैं 12 बजे में आज इनकी मैनेजमेंट से मिस्टर हीरानंद सालवानी साहब से बातचीत भी कर रहा था। एस्ट्रल में क्रैक है, डिसाइसिव क्रैक है 2016 पे। और आप यकीन मानिए, जब एस्ट्रल अपनी बहुत करियर की स्ट्रॉन्ग साइकिल में आया था, मेरे ख्याल से मिड ऑफ 23 में, उस वक्त इसका प्राइस हुआ करता था करीब 1546। उसके बाद ये स्टॉक 2500 तक गया था और इसका एक्चुअल मूव शुरू हुआ था पोस्ट कोविड 700 रुपए से। लेकिन आज ये बहुत दिनों बाद 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। मानस, ये ट्रेजेक्ट्री आई थिंक बहुत सारे ट्रेडर्स को, लॉन्ग होल्डर्स को किल भी कर रही होगी और शॉर्टिंग के आई थिंक थॉट्स को भी आई थिंक कहीं ना कहीं डेवलप हो रहे होंगे। आप एस्ट्रल में कोई ट्रेड लॉजिकली निकाल पा रहे हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं, ये एक बहुत एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री है, यहाँ से अब शॉर्ट के थॉट्स नहीं रखने चाहिए? देखिए, मॉर्निंग से ही स्टॉक में ध्यान था, क्योंकि ऐसा लग रहा था पैटर्न को देख के कि ये 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच करेगा। और इंटरडे में जब इसने 2055 का लेवल ब्रीच किया, तभी लगने लगा था कि करीब 50-60 रुपए का डाउन साइड देखने को मिलेगा। तो उस टाइम पे तो ट्रेड ले सकते थे, लेकिन इस टाइम पे मेरे हिसाब से शॉर्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नीचे की तरफ 1990 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं एस्ट्रल में। लेकिन अब आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लगाना पड़ेगा। तो करंट लेवल्स पे शॉर्ट ट्रेड नहीं रहेगा, लेकिन अगर कोई उछाल मिले तो 2040 2050 की रेंज में आप एक शॉर्ट कॉल फिर से ले सकते हैं, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 2076 के ऊपर रहेंगे और 1990, और या तो उसके नीचे अगर आपको थोड़ा एग्रेसिव होकर टारगेट सेट करने हो तो 1940 तक के हो सकते हैं एस्ट्रल में। तो वीकनेस क्लियरली रहेगी, नंबर्स भी खराब रहे हैं। चलिए फटाफट से बैंकिंग कंपनियों की हम बात कर रहे थे धर्मेश से कुछ देर पहले, उसी को सर्कल बैक करते हैं। सरकारी बैंकों में आज एक्शन जोरदार देखने को मिल रहा है। दरअसल बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म की तरफ एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने आज लोकसभा में बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल पेश किया, लेकिन इस बिल में सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी घटाने का कोई प्रावधान नहीं है। ज्यादा डिटेल्स लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर के पास है। लक्ष्मण, लंबे समय से इंतजार था ताकि सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचने का रास्ता खुले। अब इसमें इस बारी तो कोई संभावना नहीं है, क्या इस पर सरकार आगे विचार करेगी या फिर फिलहाल ये मामला टल गया है? देखिए, इसको सिलसिलेवार देखिए इस चीज को, तो पहले ही मैंने आपको अपने दर्शकों को बताया था कि सरकार विनिवेश के रास्ते पर अब बिल्कुल बहुत धीमी रफ्तार से चलना चाहती है
और विनिवेश के रास्ते पे एक सबकी निगाहें टिकी थी सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर के, क्योंकि वित्त मंत्री ने 2021 के बजट भाषण में, आपको याद होगा, औपचारिक तौर पे ऐलान किया था कि 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा और उन्होंने उस वक्त कहा भी था कि बैंकिंग अमेंडमेंट लॉ लाया जाएगा, यानी बैंकिंग के नियमों में बदलाव किए जाएंगे। उसके बाद से ही बैंकिंग अमेंडमेंट बिल का इंतजार चल रहा था। इंतजार तो खत्म हो गया, आज लोकसभा में यह बिल पेश भी हो गया, लेकिन इस बिल के प्रावधान को देखिए तो उस बिल के प्रावधानों में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है जिसके जरिए सरकारी बैंकों के निजीकरण का रास्ता साफ हो सके, सरकारी बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी घटा सके, क्योंकि जो प्रावधान है उसके मुताबिक बैंकिंग कंपनीज एक्ट में जो सेक्शन 2 है उसमें इस बात का प्रावधान है कि 51% से कम सरकार अपनी हिस्सेदारी सरकारी बैंक में नहीं कर सकती है। इस सेक्शन को बदलना था, लेकिन फिलहाल सरकार ने इस प्रस्ताव को टाल दिया है, इस सेक्शन में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी सरकारी बैंकों का निजीकरण फिलहाल नहीं होगा। और 2 बैंक माने जा रहे थे, इसके लिए नीति आयोग ने काम भी शुरू कर दिया था। हाँ, दूसरे मोर्चे पर कुछ रिफॉर्म की बात जरूर है इस बिल में। क्या जो आप बोल रहे हैं दूसरे मोर्चे पर कुछ रिफॉर्म्स है, कुछ और डिटेल दे पाएंगे कि किस तरह के रिफॉर्म्स, क्या प्लान है? बिल्कुल, यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो एक बैंक खाता धारक के लिए कि जहाँ पे सिर्फ एक नॉमिनी देते थे, अब एक की बजाय 4 सक्सेसिव नॉमिनी देंगे, यानी एक नॉमिनी का नाम दिया, वो दुर्घटना हो गया, नहीं उपलब्ध है, तो दूसरे नॉमिनी उसके हकदार होंगे, तीसरे होंगे, चौथे होंगे, तो ऐसे 4 सक्सेसिव नॉमिनी दे सकेंगे। इसके लिए बैंकिंग लॉ में प्रावधान किया गया है। जो डायरेक्टर होते हैं उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की सीमा होती है, जो 1965 से 5 लाख रुपए पर टिकी हुई थी, उसको बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया है। और तीसरी बात यह है कि हर दूसरे और चौथे शुक्रवार की जगह 15 और 30 तारीख को रिपोर्टिंग का टाइम रखा गया। तकनीकी चीजें हैं जो बैंक अपनी चीजों को रिपोर्ट करते हैं रेगुलेटर को। ये कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर का टेन्योर बढ़ाकर के 10 साल करने का प्रावधान किया गया है और जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें इस तरह का बदलाव किया गया ताकि जो दिक्कतें आती है सुपरविजन में वो ठीक किया जा सके। लक्ष्मण, इस अपडेट के लिए तो कुछ चेंजेस यहाँ पर बड़े पैमाने पर आते हुए, लेकिन जो बड़ा टेकअवे है वो यही है कि जो सरकारी बैंकों में गवर्नमेंट का स्टेक कुछ ऑफलोड होना था, कम होना था, वो फिलहाल के लिए टल गया है। कुछ देर पहले धर्मेश, आपने कैनरा बैंक पर एक पर्सपेक्टिव दिया। आपने कहा आप लार्जली पीएसयू बैंकों को लेकर बायस्ड रहेंगे, तेजी रखना चाहेंगे। इस करंट जो अपडेट आया है उसके मद्देनजर आपका पर्सपेक्टिव क्या रहेगा, और स्पेशली उन बैंकों का क्या जहां पर अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार अपना स्टेक कुछ ऑफलोड करेगी, कुछ विनिवेश होगा? हर्षिता जी, देखिए बहुत ही बेहतरीन फैसला है सरकार का। मैं तो समझता हूँ विनिवेश होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज आप वो एसेट बेचते हैं जहाँ पर आपको कमाई नहीं हो रही है, तकलीफ हो रही है, या आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सरकार ने ये चीज़ तो जरूर एस्टेब्लिश किया है। हालांकि प्रोसेस 1-2 साल पहले चालू हो गया था, जब रघुराम राजन जी डिप्टी गवर्नर बन के आए थे आरबीआई के, तब से प्रोसेस इनिशिएट हो गया था। तो सारी सरकारी कंपनियां हैं, इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनियां, वो अब एफिशिएंटली अपने बिजनेसेस को मैनेज करके बढ़ा रहे हैं। अभी विनिवेश करना या बेचना थोड़ा आधा पौने भाव पे बिक जाएगा। पहले आप इनको अपनी मेच्योरिटी तक पहुंचे थे इनके वैल्यूएशन का। तो एक तो वर्किंग प्रॉफिटेबिलिटी है, वहां पर सुधार दिख रहा है। इन्वायरमेंट जो एम्प्लॉइज है उसमें काफी स्ट्रक्चरली चेंज हो रहा है, और भी होने की जरूरत है जो उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। दूसरा सीधा जी, ये सब जो इनकी जो पास जो एसेट है बैलेंस शीट में, उसकी वैल्यू बहुत है, वो आपको प्राइस टू बुक पे दिखता ही नहीं है। जो लैंड एसेट्स है, बिल्डिंग है, जो किसका जब बजट वो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करी थी तो उन्होंने इसके तरफ इशारा भी किया था, उसकी अगर वैल्यू लगाएंगे तो बुक वैल्यू सीधा डबल या ट्रिपल हो जाएगी यहाँ से। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है और इसके लिए वो वेट करना चाहते हैं, एक टाइम लेंगे। जहां तक न्यूज फ्लो सराउंडिंग है वीकर बैंक्स का, तो अभी के अगर आप लिहाज में आप देखो तो कोई भी बैंक सब जगह इंप्रूवमेंट ही नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है अभी 5-6 साल तक सोचना भी चाहिए इस डायरेक्शन में कि आप अपने हिस्सेदारी घटाएं, हिस्सेदारी रहने दें, इनकी एफिशिएंसी बढ़ाएं, इनके फुल पोटेंशियल पा दें, और फिर अगर लगे सिंस यू आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ मैनेजिंग बिजनेसेस, तब आप बेच सकते हैं। दिस इज नॉट द राइट टाइम, एंड आई थिंक सरकार का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। और एसेट्स बहुत है, चाहे वो आप सरकारी बैंक को देखें या बाहर देखें, सारी पब्लिक सेक्टर कंपनियां अच्छी कर रही है। बिल्कुल, चलिए अब एक काम करते हैं, बैंकों से बाहर निकलते हैं, इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक पैनल में हमारे साथ मेहमान और जुड़ चुकी हैं, और कविता जी नमस्कार, आपका ट्रेड इस वक्त का? हाय, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। पर बैंकों से बाहर नहीं निकल पा रहे, मेरा ट्रेड बैंक से ही है।
तो कैनरा बैंक इज लुकिंग गुड पिछले आधे घंटे में बिफोर दिस न्यूज क्रैक कैनरा बैंक में एक अच्छे मूव बने फिलहाल एज ऑफ नाउ 110 पर है सो मुझे लगता है डिक्लाइन अप टू 109 अगर ये काउंटर मिलता है तो यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए एंड फॉर द स्विंग पर्पस मुझे लगता है 116 120 के प्राइस टारगेट के लिए कैनरा बैंक को आप डिप में बाय कर सकते हैं स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 107.5 ओके कैनरा बैंक इस वक्त सबकी पसंद है। मीनवाइल मैं कुछ डिलीवरी पर्सपेक्टिव से स्टॉक से बात करूंगा यहाँ पे मैं कैश काउंटर्स में। आज सुबह सुबह चंदन ने CDSL दिया था 25.53 25.54, उस वक्त करीब करीब 25.70 पे था, बाजार नीचे आया तो ये भी नीचे आया। लेकिन राजेश जी जो लोग डिलीवरी पे काम कर रहे हैं आई थिंक एक तो फ्लैग का ब्रेकआउट, एक टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जिसका नेक लाइन ब्रीच मेरे ख्याल से 1610 के आसपास होगा, 2610 के आसपास। बट आप कुछ प्रीएम्प्ट करना चाहेंगे? देखिए वीरेंद्र जी मुझे लगता है कि बहुत ही क्लीन चार्ट है क्योंकि अगर आप बाजार के ओवरऑल मिड कैप्स के तो मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे पिटाई हो रही है और ये जो अपने हाईएस्ट लेवल पे मेंटेन कर रहा है डेफिनेटली इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। और आपने बिल्कुल सही कहा 2610 ये इसका चैनल ब्रेकआउट है। अगर आप डेली चार्ट देखें तो इट इज राइजिंग चैनल है जिसमें ये स्लोली एंड ग्रेजुअली ट्रेड हो रहा है। तो 2610 के ऊपर मुझे लगता है वीरेंद्र जी कम से कम 300 पॉइंट तो कम से कम 300 पॉइंट का बड़ा ब्रेकआउट आएगा। तो अगर किसी के पास पोजीशन है तो आप होल्ड रखें, 2610 के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। फिलहाल स्टॉप लॉस जो होगा वो 2400 होगा। मैं भी इसको आई थिंक रीड कर रहा था। आज के आईपिन जितने भी स्टॉक्स मैंने रीड किए शानदार प्राइस पैटर्न और ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में आके 2554 पे ट्रेड करता हुआ। अभी स्क्रीन पर बहुत कुछ देखिए, बाजार चला गया थोड़ा सा स्लीप मोड में। बाजार ने एज ऑफ नाउ सुबह से लेकर 9:15 से लेकर लगभग 2:35 तक ये कहा कि जनाब इन सर्कमस्टेंसेस में इन ग्लोबल मार्केट्स के आई थिंक इन जो भी स्थिति है उसमें गैप अप तो मैंने आपको दे दिया, मैं सिंक नहीं हुआ ये भी बात दूसरी है, लेकिन अभी मैं 20 को पार करने के मूड में नहीं हूँ। आई थिंक और कुछ थॉट्स मतलब क्लियर हो जाए, सिचुएशन कुछ क्लियर हो जाए तब मेरे ख्याल से मैं एक ब्रेकआउट दूंगा। मानस इनफैक्ट स्नेहा से पूछते हैं प्रश्न। स्नेहा आपका टेक क्या है? निफ्टी एक पॉज जस्ट एट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, निफ्टी को आप लोगों ने कैसे रीड किया है? क्लाइंट्स को राय क्या दी है इस वक्त अगले एक हफ्ते के पर्सपेक्टिव से? अगर हम देखा जाए तो जिस तरह से करेक्शन दिखा है उसमें हमने शॉर्ट पोजीशन देखा है। उसके अलावा एक और चीज हमने देखी थ्रू आउट द वीक हमने देखा है कि एफआईज ने भी अपने लॉन्ग शॉर्ट जो लॉन्ग पोजीशंस है इंडेक्स फ्यूचर्स में वो भी घटाए हैं। तो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो कम होकर अब 50 के पास आ गया है। तो अब देखा जाए तो जिस तरह से ओवरऑल आप देखेंगे हायर लेवल्स पे काफी टाइम मार्केट थोड़ा सा टेंटेटिव ही रह रहा है, फॉलो अप बाइंग नहीं देखने को मिल रहा है। और जो गैप एरिया है 24,400 से लेकर 24,700 ये जोन अब हम गैप जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल जिस तरह से डेटा है और जिस तरह से एफआईज की डेटा है, हालांकि अगर हम इम्प्लाइड वोलेटिलिटी देखें तो अराउंड 15 के आसपास है, बट अगेन इट इज ऑन दी हायर साइड। तो ये सारी चीजें देखे इतना कंफर्ट नहीं आ रहा कि हम फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस लें। अगर कोई सस्टेनेबल मूव आता है ओनली एंड अबव 24,400 450 तब जाके कुछ ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग साइड में, वो भी 24,700 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो अभी के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा लाइट ही रहे। इनफैक्ट हम अपने क्लाइंट्स को यही सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा भी ये जो पुल बैक मूव आ रहा है वहां पे अपने लॉन्ग्स को थोड़ा सा लाइटन अप करें, अग्रेसिवली लॉन्ग करने की सलाह तो नहीं दे रहे। निफ्टी 50 पर एक व्यू। अच्छा, एक बार ट्रेंड आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि वो स्टॉक 10% के गेन्स इस पर पहले हमने बात की थी, लेकिन ओआई एडिशन देखिएगा 26.5% के आसपास का। पहले तो रचना जी ट्रेंड में कोई ऑप्शंस के जरिए आपको ट्रेड दिख रहा है क्या? 6200 का कॉल हम देख रहे हैं काफी एक्टिव हो चला है, इस पर एक पर्सपेक्टिव दीजिए, फिर मैं एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव भी लूंगी। ट्रेंड में बहुत ही शानदार मूवमेंट आई है। ऊपर के लेवल से थोड़ा सा अभी ये पुल बैक कर रहा है एंड 6180 के करीब अभी हम हैं यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलना चाहिए हमें आने वाले दिनों में भी। और ये काउंटर आगे हमें हायर कैंडल्स जैसी आज कैंडल बनी ऐसी एक दो और कैंडल्स विदिन 3 to 4 डेज दिखाना चाहिए। उस हिसाब से अगर देखते हैं तो फिलहाल हम यहाँ पे 6200 के करीब है फ्यूचर्स पे, और अगर हम 6200 के ही
स्ट्राइक प्राइस पे कॉल बाय करते हैं तो यहाँ पे 219 का प्राइस है. We can put a stop loss at around 180 and go long in this. 180 के SL को अगर ये होल्ड कर लेगा तो अपसाइड पे ये दोबारा से 320 की तरफ जा सकता है एंड 350 की तरफ भी. ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग मूव आया है. धर्मेश, आई एम श्योर आपने, आपकी टीम ने विश्लेषण किया है. ये क्या सिर्फ ज़ूडियो के बल पर ही इस क्वार्टर में फिर तेजी बनती दिखाई दी है? बिल्कुल हर्षिता, देखिए बट ट्रेंड का अगर आप इसको इसके पीयर ग्रुप में देखें तो जहां सब लोग बिजनेस लूज कर रहे हैं, उनको प्रॉफिटेबिलिटी लाने में वो तकलीफ हो रही है, वहां पर ट्रेंड एक कंटिन्यूस बेसिस पे, कंसिस्टेंट बेसिस पे अपने प्रॉफिट को ग्रो करते नजर आ रहे हैं. समहाउ दे हैव गॉट द बिजनेस पल्स राइट. जो मार्केट का लोगों का सेंटीमेंट है उनको इन्होंने बराबर पकड़ा है. प्राइसिंग भी बहुत तगड़ा पकड़ा है और इनका जो मेकओवर किया इन्होंने अपने आउटलेट्स के, वो बहुत फैंटास्टिक मेकओवर किया. अगर आप जाके देखोगे तो इस बहुत ही चिक और अच्छा शॉप दिखता है. प्लस मटेरियल्स काफी अच्छे दिखते हैं, प्राइसिंग के हिसाब से बहुत बेनिफिट, काफी कंफर्टेबल दिखता है. तो वहां पर जो नंबर्स में भी रिफ्लेक्टिव है. सो वैल्यूएशन अगर आप बात करेंगे तो जरूर महंगा दिखता है, काफी हाई पी मल्टीपल्स को ट्रेड कर रहा है. बट अगर 80 से 100% के आसपास आपका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो रहा है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में बहुत अच्छी तेजी दिख रही है, न्यू स्टोर्स पे काफी अच्छी तेजी दिख रही है, तो ये हायर प्रीमियम मिलता है जब बाकी सब आपके काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं. तो मुझे लगता है ये लिक्विडिटी की जो तेजी चल रही है इस पर वो चलती रहेगी. यहाँ पर अगर आप पहले से ले रखें तो बने रहें. फ्रेश एंट्री करने की अभी सलाह नहीं दूंगा मैं. मे भी 2-3 महीना वेट करें और फिर नेक्स्ट फेस्टिव सीजन से पहले फ्रेश एंट्री ले सकते हैं आप इसमें. ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेंड पर रहा है और क्या धमाकेदार रन स्टॉक का रहा है और आज भी अच्छी खासी तेजी बनी है. कुछ देर पहले हमने बात की थी CDSL की, आज सुबह में हम मेंशन कर रहे थे केफिन, कल बात कर रहे थे हम BSE की. ये सारी कंपनियां जिसका कोई ना कोई कनेक्शन शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है. और आज एक और डेटा आया, एम्फी ने जुलाई के जो आंकड़े जारी किए हैं वो आप कह सकते हैं थोड़े से मिले जुले रहे हैं. तो एग्जैक्टली हुआ क्या है? क्या इक्विटी मार्केट से लोग कॉशियस होने लगे हैं, डेट की तरफ शिफ्ट हुआ है, हो क्या रहा है? यतिन हमारे साथ है सारे अपडेट के साथ. तो हर्षदा देखिए, जो म्यूचुअल फंड के जो एसेट बेस है वो तो बड़ा है ही. अगर इन्फ्लोस की बात करें तो येस, मंथ ऑन मंथ आपको थोड़ा बहुत ये दिखा है कि इस महीने जो अगर हम इन्फ्लोस की बात करें तो जुलाई का महीना इतना कुछ खास रहा नहीं है. ऑब्वियसली जुलाई का एक कारण ये भी होता है कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न आपको भरने होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको टैक्स एडजस्टमेंट्स के लिए अपनी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट्स मोनेटाइज करनी पड़ती है, आपका पोर्टफोलियो मोनेटाइज करना पड़ता है. तो अगर वो एडजस्टमेंट अगर हम देख ले तो नंबर ठीक ही ठाक आपको लगेंगे. अगर हम नेट इन्फ्लोस की बात करें डेट और इक्विटी में मिला के, तो जुलाई के महीने में लगभग 1,90,000 करोड़ रुपए आपको दिखेंगे कि पॉजिटिव साइड पे आते हुए नजर पड़े हैं. इसमें से अगर हम इक्विटी इन्फ्लो की बात करें तो जुलाई का महीना काफी अच्छा रहा है. 37,000 करोड़ आपको नेट बेसिस पे इन्फ्लो आते हुए दिखाई पड़े, जो पिछले महीने लगभग 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का फिगर था. लेकिन इसके अंदर जो डाइवर्जेंस है वो डाइवर्जेंस ये है कि मल्टी कैप फंड जो है वो पब्लिक ने ज्यादा पसंद किए हैं जुलाई के महीने में, और इसीलिए शायद ये मल्टी कैप फंड में लगभग 7,100 करोड़ रुपए के आसपास के इन्फ्लो आए हैं, जो लगभग दुगना है पिछले महीने के मुकाबले. उसके सामने जो है लार्ज कैप फंड्स और स्मॉल मिड कैप फंड में से लोगों ने पैसा अपना जो है निवेश करना थोड़ा स्लो कर दिया. अगर हम ये टर्म यूज कर सके, स्लो कर दिया है. ऐसा नहीं कि एकदम से घटा दिया, लेकिन स्लो कर दिया है. लार्ज कैप मिड कैप फंड की बात करें तो 2600 करोड़ का इन्फ्लो आया, जो पिछले टाइम लगभग 3,000 करोड़ का था. लार्ज कैप फंड में लगभग 670 करोड़, माफ कीजिए, उतना फंड आया जो पिछले टाइम 970 करोड़ था. तो कहीं ना कहीं ये मिड कैप और लार्ज कैप फंड में लोगों का ट्रैक्शन कम हुआ है, और नए आपने NFOs भी देखे, उन्होंने भी काफी अच्छा मोबिलाइजेशन जुलाई के महीने में किया है. AUM अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स का लगभग 6% बढ़ा है, और अगर हम मिड कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत मंथ ऑन मंथ स्लोनेस दिखाई पड़ रहा है. ओवरऑल SIP का नंबर तगड़ा है, इन्फ्लो का नंबर तगड़ा है. जुलाई के महीने में इनकम टैक्स की वजह से थोड़ा बहुत स्लो डाउन है, लेकिन क्लियरली जो मोमेंटम है वो ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही है. ओके, ट्रेंड पॉजिटिव ही है. कुछ स्लो डाउन देखने को मिला और उसके अलग अलग कारण भी हो सकते हैं. शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए. अच्छा, इस बीच बर्जोपेन के नंबर्स आ चुके हैं. मुनाफा 354 करोड़ के आसपास ही है. आप इसे 354 करोड़ का 353.6 करोड़ रहा तो आप फ्लैट कहिएगा.
एक्सपेक्टेशन थी ये 348 करोड़ तक आएगा, उतना घटा नहीं है। तो जो प्रॉफिट का फिगर है वो फ्लैट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ बहुत मामूली सा चेंज देखने को मिला है। तो एकदम फ्लैट ये प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा। अब दूसरे नंबर्स पर आएंगे तो 3029 करोड़ से बढ़कर 3091 करोड़ पर कंपनी की सेल्स आती हुई दिखाई दी है। तो ओके नंबर्स है। इबिटा के लिहाज से मेरे ख्याल में थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ऑपरेशनली सिचुएशन क्या है वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होकर 17% पर आए हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, 18.4% से घटकर ये 17% के आसपास आते हुए। और साथ ही इबिटा का नंबर भी आपकी स्क्रीन पर करेंगे पेश। वो भी ईयर अगर आप कंपेयर करेंगे टू द प्रीवियस क्वार्टर, वो प्रेशर में आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आधा % ऊपर है काउंटर 520 करोड़ पर, क्योंकि नंबर्स इतने खराब नहीं हैं जितना स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर कंपनी ने या फिर हम मार्केट ने एंटिसिपेट किया था। चार्ट पर गावा जी, बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट की बात करें तो चार्ट निकाल लेता हूं मैं बर्जर पेंट का। ठीक लगता है मुझे। कह सकते हैं कि यहाँ से एक एग्रेसिव बाय है, 516 का स्टॉप लगाना चाहिए, 523 पे चल रहा है। पॉसिबल है कि 540 545 देखने को मिल सकते हैं। एग्रेसिव कॉल है लेकिन लेने की जगह से ही, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है इन द रीजन, तो आई थिंक ले सकते हैं एग्रेसिव कॉल। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन रही है। कुछ और बारीकियां आने देते हैं कंपनी की तरफ से। ये फिलहाल एक नीचक रिएक्शन नंबर्स को देखकर 17.5% के अनुमान के सामने 17% का आप मार्जिन देख रहे हैं, जो आप कह सकते हैं इन लाइन ही है। चलिए अब चार का चौका की बारी। हमारे जानकार एकदम तैयार बैठे हैं अपने ट्रेड्स के लिए। फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कौन क्या ट्रेड लेने वाला है। मानस से समझेंगे सस्ता ऑप्शन, रचना जी देंगे एफनो का सुपरस्टार, कविता से जानेंगे चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश कांत है। मानस बताइए सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए सन टीवी के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट सन टीवी पे देखने को मिला है। तो 910 का कॉल ऑप्शन जो कि 30 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए 910 के कॉल ऑप्शन में, और 50 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं 910 के कॉल ऑप्शन में। डिस्क्लोजर ये है कि इसमें हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन इस ऑप्शन में दिया हुआ है। सन टीवी जो पहले गावा जी ने भी ओपनिंग के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही सजेस्ट किया था, वही एक ट्रेड इस समय दिया गया है। बाई साइड का कॉल सन टीवी 910 वाला आप लेकर चले। चलिए अगले ट्रेड की तरफ जाएंगे। रचना जी बताइए एफनो सुपरस्टार। जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए मैं अपोलो हॉस्पिटल में लॉन्ग देना चाहूंगी ऑन फ्यूचर्स। एंड यहाँ पे 6600 के करीब प्राइस है। 6570 पे हम अगर एसएल लगा के इसको लॉन्ग करते हैं तो अपसाइड पे क्लियर पाथ अभी नेक्स्ट 1 आवर 1.5 आवर जो भी है उसके लिए भी है। तो दैट इज 6650, और अगर कोई डिलीवरी इसको कैरी भी करता है तो 6700 तक भी ये जा सकता है। सो 6650 एंड 6700 के टारगेट्स एंड 6570 का स्टॉप लॉस। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स आपका बाय ट्रेड है। चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए कविता जी के पास। कविता जी क्या पिक कर रही हैं आप? वीरेन जी, सो चार्ट का चमत्कार में सीजी पावर इज लुकिंग गुड। अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो ये एक डबल बॉटम फॉर्मेशन डेवलप कर रहा है। प्राइस डाइवर्जेंस भी है। काउंटर 6% अपसाइड मूव ऑलरेडी लिया है, बट एज अ मोमेंटम ट्रेड मुझे लगता है 710 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 750 के लिए। और एज अ स्विंग अगर आप इसे लेकर जाते हैं तो 706 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 790। ओके, सीजी पावर आपका बाय ट्रेड है। ये इस वक्त डे हाई पे ट्रेड करता हुआ 718 पे। मूव स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। धर्मेश, मिड कैप फंडा क्या पिक कर रहे हैं आप आज? अगेन पब्लिक सेक्टर स्पेस ही रहेगा वीरू। बैंक ऑफ इंडिया पर बाई करने की सलाह रहेगी। पोजिशनल टारगेट के हिसाब से अराउंड 4-5 महीने का टाइम होराइजन का पर्सपेक्टिव रहेगा। 135-36 के लिए इसको बाई करके चल सकते हैं। नतीजे काफ़ी शानदार आए थे इसके। अगर आप एडवांसेस को देखें तो 12-13% के आसपास से ग्रो किया था। एट द सेम टाइम एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट था। क्रेडिट कॉस्ट इसकी घटती हुई नजर आई थी। स्लिपेजेस कम थे, और एक खास बात ये थी कि इसकी जो डिपॉजिट ग्रोथ थे वो एडवांसेस से ज़्यादा थे, और निम्स में इन्होंने मार्जिनली इंप्रूव किया था। जहाँ की हर जगह हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन देखा है तो वहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को आया था।
वैल्यूएशन के हिसाब से ऑलमोस्ट 0.6 टाइम प्राइस टू बुक पर चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल जोन दिखता है। तो मुझे लगता है थोड़ी भी स्विंग आएगी, स्टेबिलिटी आएगी मार्केट में, तो यहाँ पे एक वापस से बाइंग ट्रैक्शन आएगा। 135 और 36 के प्राइस टारगेट के लिए एज अ पोजिशनल ट्रेड आप इसे लेके चल सकते हैं। जी धर्मेश जी का पूरा फोकस आज बैंक्स है, बैंक्स। अब एक काम करते हैं, आपको 4 ट्रेड्स जो हमने पिक किए यहाँ पे वो उसके बारे में बताते हैं। 4 ट्रेड्स पिक किया गया, शुरुआत की थी मानस जायसवाल जी के सस्ता ऑप्शन, सन टीवी की कॉल लेनी है 810 की फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 50 है। नहीं वो गलत है वो डॉक्टर साहब वो प्लेट ठीक कीजिएगा तब दिखाएंगे दोबारा एक बार, माफ़ी चाहेंगे इसके। अपोलो हॉस्पिटल्स की कॉल थी रचना जी की 6650 का, 6700 का लक्ष्य, 6570 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। कविता जी ने पिक किया कैनरा बैंक, लेके आइए स्क्रीन पे कैनरा बैंक उनका ट्रेड, और नहीं सीजी पावर, कैनरा बैंक उससे पहले दिया था वो 750 के लक्ष्य के लिए 72190 पे ट्रेड करता हुआ, 710 का स्टॉप लॉस है। और अभी जो आई थिंक बैंक ऑफ इंडिया आज का मिड के फंडा धर्मेश जी ने पिक किया और लक्ष्य करीब 135 का 119 पे ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक। और वो जो कॉल थी पहली मानस की, वो सन टीवी की फिर रखता हूँ स्क्रीन पे, 33 पे ट्रेड कर रही है, 50 का लक्ष्य और 19 का स्टॉप लॉस है। निफ्टी उसी रेंज में खड़ा हुआ है, बट आई थिंक स्टिल इट्स अगर ये क्लोज भी आता है तो ये अच्छा क्लोज माना जाएगा। बट अभी वो जो एक होता है ना फाइनल ट्रिगर्स ऑफ स्टॉप लॉसेस, मतलब मंदी के स्टॉप लॉसेस का ट्रिगर होना और फाइनली इस जोन से बाहर निकलना, वो तभी होगा जब आप उस 420 और 500 उस क्लस्टर को तोड़ेंगे। याद रखिएगा जब हम अगस्त की सीरीज़ में आए थे, हमारा फर्स्ट मंथली बेस था 24,500, उसके बाद 20 डेमा टूटा और हम क्रैक हुए 23,890 की ट्रैजेक्टरी तक हम गए। तो कॉन्फिडेंस को रीगेन करने के लिए 24,420 20 और 24,500 रीगेन करना काफ़ी ज़रूरी है। कुछ 4 चेक्स ले लेते हैं यहाँ पर जो अच्छा कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। एक बार आप एशियन पेंट्स लिख के आइएगा। एशियन पेंट्स आई थिंक कल भी मैं थोड़ा सा इसको लेके हैरत में था कि ये क्रैक क्यों रहा है, बट आज एशियन पेंट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। एक आज जो लोअर शैडो है, दैट मीन्स जहाँ प्राइस खुला और जो इंटरडे लो है, वह इतना शार्प रिकवरी है कि पूछिए मत। और इस पर स्नेहा आपका टेक क्या होगा एशियन पेंट्स पे? डे हाई पर आता हुआ और ऑलमोस्ट कल के क्लोज के आसपास आज का ओपनिंग प्रेशर पॉइंट सबको बहुत स्ट्रांगली काट रहा है इस वक्त। अच्छा स्नेहा जी चली गई हैं तो ये प्रश्न पूछ लेते हैं रचना जी से। रचना जी आपका टेक। जी एशियन पेंट्स पे मेरा टेक यही है कि ये अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो एक हैमर पैटर्न बना रहा है। लोअर लेवल्स पे प्राइस के रिजेक्शन है, विच इज अ गुड थिंग एट एन इम्पोर्टेंट लोकेशन। एंड यहाँ पे अगर हमें एक आध दिन में और फॉलो थ्रू मिलेगा तो फिर ये जो एक अपस्विंग का निशानी है वो और कंफर्म हो जाएगा। एंड यहाँ ऊपर वाली साइड पे इन दैट केस हम आने वाले दिनों में 3150 का नंबर देख सकते हैं और ये पॉजिटिविटी तब तक होल्ड करेगी जब तक 3000 के ऊपर रहेगा। ओके तो ये फिलहाल वो ट्रेड्स की बात हो रही है। चलिए फटाफट से अब बात करते हैं कल आने वाले नतीजों की। औरो फार्मा, मेट्रोपोलिस के नतीजों का इंतजार रहेगा। फिर सोमवार को वोडाफोन आइडिया, बलरामपुर चीनी, हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी, नैल्को के भी नतीजे आएंगे। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो ट्रेडर्स काफ़ी एक्टिवली ट्रैक करते हैं, फॉलो करते हैं। तो शुरुआत औरो फार्मा आइडिया के साथ करेंगे। सुमित हमारे साथ है। कुछ देर में हम कंचन को भी जोड़ेंगे जो आपको बताएंगी कि एनएमडीसी और नैल्को में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, नंबर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, उस लिहाज से हमारे टेक्निकल एनालिस्ट से बात होगी। लेकिन पहले औरो फार्मा बताइए सुमित, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार? इनफैक्ट मेरे पास औरोबिंदो फार्मा और मेट्रोपोलिस दोनों ही है, फार्मा की कंपनियां, तो दोनों को ही मैं शामिल कर लेता हूँ। आइडिया को लेकर ब्रोकरेज हाउस बड़े ही अलग अलग 2 पार्ट हैं, कुछ मान रहे कि नंबर बेटर हों, कुछ खराब होंगे। लेकिन पहले मैं औरोबिंदो फार्मा के नंबर से शुरुआत करता हूँ। बढ़िया नंबर्स आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। 12% के आसपास के रेवेन्यूज ग्रोथ और मुनाफे फ्रंट पर 78% के आसपास की बढ़त की बातचीत। मार्जिन 5-5.5% का एक्सपेंशन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करीब 50% बढ़ने का अनुमान। ऑब्वियसली एक लो बेस का बड़ा इफेक्ट तो है ही, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे भी इनके नंबर्स बेटर रहने का अनुमान है। यूएस की बिक्री 12% वाई बेसिस पे बढ़ने का अनुमान, 45.1 करोड़ डॉलर के आसपास का नंबर रहेगा। नए लॉन्चेस, की लॉन्चेस का इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। एक इम्पैक्ट यूजिया की यूनिट 3, जहाँ पर यूएस एफडीए का एक
इम्पैक्ट था जिसकी वजह से वो शट डाउन हुआ और वो शायद कंपनी के नंबर्स में रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन अदरवाइज उस पार्ट को हटा भी दीजिए तो नंबर्स बेटर साइड पे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ईयू बिजनेस में करीब 7-7.5% की ग्रोथ, 1970 करोड़ रुपए के आसपास का वहाँ से नंबर्स आता हुआ दिखाई पड़ेगा और ईयू मार्केट में कुछ नई मार्केट्स का एक्सप्लोरेशन वो कंपनी के लिए ज़्यादा बेटर वर्क करेगा। तो अच्छे नंबर का अनुमान बाजार लगा रहा है। हमने देखा भी है कि जो एल्केम के नंबर है वो भी बेटर साइड पे आए, तो शायद अच्छे सेट ऑफ नंबर यहाँ देखने को मिले। मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथ लैब के अच्छे नंबर्स और उसका इम्पैक्ट आप मेट्रोपोलिस के ऊपर भी शायद आता हुआ देखें। यहाँ पर भी वाई बेसिस पे 13-13.5% के आसपास की बढ़त, एबिटा फ्रंट पे करीब मुनाफा 31% बढ़ने का अनुमान, एबिटा 23 से 24% और मार्जिन 2.5% के आसपास बढ़ने का अनुमान इस क्वार्टर में बाजार लगा रहा है। यहाँ पर प्राइस हाइक जो कंपनी ने जनवरी में किया वो बहुत हद तक कंपनी को सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा वॉल्यूम्स और प्रोडक्ट मिक्स कंपनी का बेटर, वो भी कामकाज करेगा। क्यू ऑन क्यू नंबर हालांकि बिल्कुल फ्लैट साइड पे आने का अनुमान है, लेकिन वाई साइड पे जो प्राइस हाइक है उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो कंपनी के कोविड रेवेन्यूज़ थे वो अब ऑलमोस्ट फिजल आउट हो चुके हैं, तो नॉन कोविड हाई मार्जिन बिजनेस जो है वो कुछ हद तक सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बाजार बहुत क्रूशली वॉच करेगा, लेकिन इनके केस में जो हाई मार्जिन, जो पहले नॉन कोविड होता था, तो अब वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स कुछ हद तक इनको सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। शुक्रिया आप इस अपडेट के लिए। कुछ दिन पहले डॉक्टर लाल के हम नंबर्स वैसे भी एनालाइज कर रहे थे और उसके बाद स्टॉक में परफॉर्मेंस भी देखने को मिला है। मेट्रोपोलिस और ऑरबिंदो फार्मा, राजेश सातपुते, दोनों स्टॉक्स आप ट्रैक करते हैं, बताइए बेहतर ट्रेड किया। मेट्रोपोलिस तो आज एकदम शांत बैठा है और औरों में भी 1% की गिरावट देखी जा रही है। हर्षदा जी, देखिए अगर आप गिरावट की बात करें तो मुझे लगता है दिस इज जस्ट एक कॉशियस जो प्रॉफिट टेकिंग होती है, लेकिन जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 1440 1450। ये इसका 10 DMA है। मुझे लगता है जब तक ये स्ट्रेंथ में है, जब तक ये इस लेवल के ऊपर है, इसमें स्ट्रेंथ बनी रहेगी। ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है कि यहाँ पे एक स्विंग मिलना चाहिए करीबन 1500-1520 तक। पोजीशन है तो बने रहे। 1440 का हम लोग जो सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 1430 का स्टॉप लॉस रखें और लॉन्ग साइड का ट्रेड रहेगा। पे ट्रैक्शन है और मुझे लगता है जस्ट एक कॉशियस प्रॉफिट टेकिंग आज दिख रही है। ओके, अरविंदो फार्मा आपकी स्क्रीन पे 1466। चलिए अब एक काम करते हैं, दूसरे नंबर से फोकस करते हैं। कंचन के पास दो नंबर्स हैं, NMDC और नाल्को। क्या एक्सपेक्टेशन है कंचन यहाँ पर? जी, सबसे पहले अगर हम NMDC की बात करें तो नेट सेल्स में हमें 2% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। एबिटा में हमें 10.5% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट लोअर प्रोडक्शन और हायर सेल्स के चलते जो ब्लेंडेड रॉयल्टी रेट्स हैं वो हमें लोअर देखने को मिल सकते हैं इवेंचुअली, जो कि इन्हांस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी को, और पैट में हमें 13.5% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। बट जो आयरन ओर का प्रोडक्शन है उसमें हमें 14% का डिक्लाइन और डिस्पैचेस में 8.5% का लगभग डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। मोर ओवर जो छत्तीसगढ़ में लेबर इशू चल रहा है उसका इफेक्ट भी हमें प्रोडक्शन में देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ सेल्स में भी वो इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल परफॉर्मेंस को, और साथ ही इसका जो हमें रिजल्ट है वो वॉल्यूम्स में डेंट में आता हुआ दिखाई दे सकता है। बट क्या चीजें ध्यान में रखने वाली होगी उस पर नजर डाल लेते हैं। वॉल्यूम्स और केपेक्स आउटलुक फिस्कल ईयर 25 के लिए इस पे खासा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें नाल्को की, तो स्टैंड लोन बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो नेट सेल्स है उसमें करीबन 22.5% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। एबिटा 91.4% अपसाइड के साथ देखने को मिल सकता है। पैट में भी लगभग हमें 117 पॉइंट का अपसाइड देखने को मिल सकता है, लेकिन जो क्यू ऑन क्यू बेसिस में नंबर्स हैं वो फ्लैट देखने को मिल सकते हैं। लास्ट क्वार्टर में जो एक एक्सेप्शन आइटम था 400 करोड़ का, वहां पे हमें देखने को मिलेगा एडजस्टमेंट, और मैनेजमेंट की तरफ से प्रोडक्शन, सेल्स, वॉल्यूम्स में और साथ ही साथ केपेक्स में किस तरीके की गाइडेंस आती है वो हमें क्लोजली मॉनिटर करनी होगी। आप कंचन इस अपडेट के लिए। NMDC फ्लैट है लेकिन नाल्को में हल्का सा एक्शन बनता हुआ। कविता, आप ट्रैक कर रही हैं आजकल? सो नाल्को को अगर हम देखें तो पिछले 4 दिन से कोशिश कर रहा है अपने 170 के लेवल को प्रोटेक्ट करने की। एज ऑफ नाउ प्राइस एक्शन भी बनता हुआ दिखा है, तो इन केस ये काउंटर अगर 170 के लेवल को प्रोटेक्ट करता है तो अपसाइड मूवमेंट इस काउंटर में बनता हुआ दिख सकता है अप टू 180 182 के लेवल की तरफ। तो अगर कोई पोजीशनिंग कर रहे हैं तो 170 के एक स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशनिंग की जा सकती है। ओके, तो ये नाल्को आपके लिए ट्रेड इस समय। चलिए स्क्रीन पर रखते हैं आपके लिए फिर से निफ्टी बैंक, दोनों में मोमेंटम कायम, करीब 1% ऊपर निफ्टी तो 0.5% से ज्यादा की बढ़त पर निफ्टी बैंक का। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मार्केट बिग वॉइस में नवीन कुलकर्णी को जोड़ेंगे, उनसे पूछेंगे इस हफ्ते कुछ नई खरीदारी हुई या नहीं। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।
बाजार में आज अच्छी खरीदारी, एक पुल बैक ट्रेड देखने को मिला। इनफैक्ट पिछले सत्र से ही ये खरीदारी का सिलसिला कायम है। आज क्लोजिंग होपफुली इसी रेंज के आसपास होगी तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लौटेगा जो सोमवार और मंगलवार को शैटर हुआ था। इस बीच मेटल्स में मुनाफा आता हुआ आप गौर करिएगा, वेदांता टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में शामिल है। मेटल इंडेक्स खुद करीब आधे % के गेन्स पर ट्रेड करता हुआ। मेटल्स में इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि 2 मिनट पहले ही, ब्रेक से पहले, हम नाल्को एनएमडीसी के नंबर्स की बातचीत कर रहे थे। चलिए अब मार्केट बिग वॉइस में नवीन कुलकर्णी को जोड़ लेते हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के। नवीन, गुड आफ्टरनून। एक इंटरेस्टिंग हफ्ता, काफी अरसे बाद हमने एक बड़ा शेकआउट देखा है, लेकिन जहां खुले थे इस हफ्ते क्लोज आते आते रिकवरी भी आ गई। ये बताइए, इस हफ्ते कुछ आप लोगों ने पोर्टफोलियो में बड़ा बदला है, कहीं पे बड़े पैमाने पर पोजीशंस काटी हैं या फिर कुछ नया लिया है? जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है वो तो मैं अभी ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ब्रॉड हमारा आउटलुक बता सकता हूँ कि क्या हमारा माइंडसेट है टुवर्ड्स द मार्केट। जहां तक सवाल है जो भी लार्ज एलोकेशन करने का या लार्ज एलोकेशन काटने का, वो उस हिसाब से जो मैक्रो इवेंट्स जो पैन आउट हो रहे हैं उसके हिसाब से हमने कोई भी मेजर चेंज नहीं किया हुआ है पोर्टफोलियो में। जो भी हमारे चेंजेस हैं हमारे पोर्टफोलियो में वो सारे फंडामेंटल बेसिस पे रिफ्लेक्ट करते हैं, जो बॉटम अप स्टॉक के बेसिस पे। अगर कोई कंपनी का रिजल्ट खराब आया हुआ है और स्ट्रक्चरल चैलेंजेस दिख रहे हैं तो उसको हमने बेचा, और कोई कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और फंडामेंटली उसका स्ट्रक्चर इंप्रूव होता दिख रहा है तो वहाँ पे खरीदारी की है। नेट हमारा कैश पोजीशन हमारे पोर्टफोलियो में लगभग सेम रहा है इन द लास्ट 1.5 वीक्स। उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, तो हमारा टोटल कैश बैलेंस है से पोर्टफोलियो लेवल पे 5 से 6% के लेवल पे है, तो वो बरकरार है। उसमें बहुत ज्यादा हमने कोई चेंज नहीं किया है और रफली हमारा कैश बैलेंस पोर्टफोलियो लेवल पे बिटवीन 3 to 7% तक मेंटेन रहता है, तो उसमें मेजर चेंजेस नहीं है। जबकि हमें जो मार्केट में दिख रहा है वो थोड़े बहुत स्टाइल चेंजेस दिख रहे हैं मार्केट में। मार्केट थोड़ा फोकस कर रहा है क्वालिटी की तरफ, थोड़ा सा फोकस कर रहा है ग्रोथ की तरफ, थोड़ा सा फोकस कर रहा है लो वोलेटिलिटी की तरफ। तो ये 2-3 ट्रेंड्स मार्केट में दिखाई देते हुए आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट में बहुत चैलेंजेस नहीं दिख रहे, शॉर्ट टर्म थोड़े से चैलेंजेस। नहीं नवीन जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने इस एक हफ्ते में भी अपने वो जो आई थिंक कैश परसेंटेज है उसको कोई बड़ा तब्दील नहीं किया है। दैट मीन्स ये डिप 25 से लेके 23,900 तक का रहा। तो आप लोगों का असेसमेंट क्या है कि ये जो येन कैरी ट्रेड का शॉक लगा था लास्ट वीक या फिर इस हफ्ते, ये अभी थोड़ा प्राइस डैमेज और करेगा या फिर ये हो चुका है प्राइस डैमेज? जहाँ तक प्राइस डैमेज का सवाल है, ये थोड़ा सा आई वुड से दैट इसका निष्कर्ष निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये ट्रेड्स हिस्टोरिकली बहुत क्लियर नहीं होते हैं कि ये पैन आउट कैसे होते हैं, राइट। तो जहां तक हमारा सवाल है, हम ज्यादातर फोकस करते हैं हमारे इंडिविजुअल होल्डिंग्स पे क्या है, ओवरऑल ओरिएंटेशन क्या है मार्केट का, और उस हिसाब से हमको यहाँ से अपसाइड दिखता है नहीं दिखता है, तो उस हिसाब से हमने हमारे पोजीशंस ज्यादातर बरकरार रखे हैं। हालांकि हमने थोड़े बहुत जो मार्केट में जो कोई स्टॉक्स जो हमारे पोर्टफोलियो के हैं ऑलरेडी और वहां पे काफी तेजी से गिरावट आती हुई दिख रही है, तो वहां पे थोड़ा बहुत बाय ऑन डिप्स भी किया हुआ है, हमने एलोकेशन वहां पे बढ़ाया हुआ है जो हमारे हाई कन्विक्शन बेट्स रहे। तो उस हिसाब से हमने कोई मेजर चेंज नहीं किया है। तो हमारा व्यू यही है कि जो बॉटम अप स्टोरीज है, जो क्वालिटी काउंटर्स है, वहां पे मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत मेजर चेंज होने वाला है, ट्रेंड बरकरार रहेगा। हालांकि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गया है, तो उस हिसाब से जो रिस्की काउंटर्स है वहां पे ऑफ कोर्स चैलेंजेस आ सकते हैं। नॉन क्वालिटी स्टॉक्स है, वहां पे करेक्शन यहाँ से भी ज्यादा आ सकती है, राइट। बट इंडेक्स लेवल पे मुझे लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं होगा, कपल ऑफ परसेंटेज पॉइंट्स करेक्ट हो सकता है, बट ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा चेंज नहीं है। ओके अच्छा नवीन जी, जब हमने इस जुलाई की शुरुआत की थी, फिर उसके बाद अगस्त की शुरुआत करी, 1-2 सेक्टर्स में कुछ चेंजेस आए। आपने देखा होगा जब हाइब्रिड को लेकर, मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, आपने मारुति और आई थिंक हाइब्रिड को लेकर यूपी सरकार के उस आई थिंक
निर्णय का जिक्र सुना होगा। उसके बाद मारुति में एक मूव आया था, लेकिन उसके बाद वो मोमेंटम फिजल आउट हो गया आई थिंक जब सेल्स फिगर आई। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को आप कैसे रीड कर रहे हैं? एक तो आई थिंक यूपी सरकार का ये फैसला पर्टेनिंग हाइब्रिड्स, दूसरी बात डीप डिस्काउंट्स, मतलब कई कंपनियों के जो प्रीमियम मॉडल्स हैं उस पर डीप डिस्काउंट्स चल रहे हैं। कि ये एक बहुत शॉर्ट टर्म फेज है या फिर आप पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में थोड़े अपने पोर्टफोलियो में आपने तब्दीली की है? आपका व्यू क्या है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में? जहाँ तक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का सवाल है, शॉर्ट टर्म चेंजेस, सीजनल चेंजेस होते रहते हैं। तो अभी जो मार्केट का जो रुझान है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑफर्स काफी बढ़ गए हैं मार्केट में, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि सप्लाई थोड़ा सा बढ़ गया है, डिमांड उसके करस्पॉन्डिंगली थोड़ा सा वीक है। तो लेकिन ये चेंजेस होते रहेंगे। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सीजनल है, 2 से 3 महीने में ये तब्दील हो सकती है। जबकि हम देख रहे हैं कि ओवरऑल कंज्यूमर सेक्टर के नंबर्स अगर, तो मैं बोलूंगा कि कंज्यूमर सेक्टर के नंबर्स ओवरऑल ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस थोड़े से इंप्रूव होते हुए दिखे हैं, राइट? तो मैं बहुत ज्यादा ये जो सीजनैलिटी है इसको रीड नहीं कर रहा हूँ। थोड़े देर और वेट करना चाहिए टू गेट अ बेटर सिग्नल। एज ऑफ नाउ मेरा जो अलोकेशन है जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट या ऑटो सेगमेंट पे है, उसमें बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं है। हालांकि हमने कोई कॉल्स लिए होंगे जो बेसिकली बॉटम अप बेस्ड, कोई कंपनी के रिजल्ट्स में कोई चीज अच्छी लग रही है या कोई चीज में हमें दिक्कत दिख रही है या चैलेंजेस दिख रहे हैं आगे जाके, तो वहां पे ट्रिम डाउन या बिल्डअप किया एप्लीकेशंस, राइट? तो मोर और लेस बॉटम अप थीम रहा है यहाँ पे, रादर की मैक्रो थीम जहाँ पे रहा है कि हम सिग्निफिकेंटली ऑटो सेक्टर में अलोकेशन कम करने की कोशिश। मैं ये कंजम्पशन थीम पर राय लेना चाहूंगी और स्पेसिफिकली टू ट्रेंड। ये एक आउट परफॉर्मर रहा है नवीन, एंड यूड एग्री विद मी, स्पेशली जब से उन्होंने वो नया प्लेटफॉर्म ज़ूडियो लॉन्च किया, पूरी तरह से वो स्टॉक री-रेट हुआ है। लेकिन इट्स नॉट ओनली अबाउट ज़ूडियो, वेस्ट साइड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इनके लिए इनके जो इंटरनेशनल टाई अप्स हुए हैं ज़ारा जैसे प्लेयर्स के साथ, वो अच्छा कर चुके हैं। लेकिन सवाल आता है कि 6200 पर जिस तरह की अर्निंग्स कंपनी दे रही है, क्या फैली वैल्यूड है या फिर आपको महंगा लगता है? ये भी बीच में एकदम साइडलाइंस पर गया था, कुछ नहीं कर रहा था, और उसके बाद अब फिर से फोरफ्रंट पर आया अहेड ऑफ इट्स नंबर्स। इस समय करंट लेवल्स पर आपकी राय क्या बन रही है? जहाँ तक वैल्यूएशन का सवाल है ट्रेंड का, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि स्टॉक बहुत महंगा है। लेकिन इसका एडवांटेज ये भी रहा है कि कंपनी का परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रहा है, कंपनी के ब्रांड्स काफी स्ट्रांग है, एंड कंपनी ने बिजनेस मॉडल काफी सही तरीके से क्रैक किया है। और जनरली ये स्पेस में यही होता है, जहाँ पे मोमेंटम होता है वहां पे ऑब्वियसली अलोकेशन बढ़ता जाता है। तो उस हिसाब से ट्रेंड में अपसाइड यहाँ से भी आ सकता है, बट मेरा पर्सनल व्यू यही है कि स्टॉक काफी एक्सपेंसिव है, और यहाँ से जो रिस्क है ऑब्वियसली टू इन्वेस्ट इन स्टॉक लाइक ट्रेंड वो थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन ये चीज में कोई दो राय नहीं है कि कंपनी के ब्रांड्स बहुत स्ट्रांग है, मार्केट के ट्रेंड्स वो सही पकड़ते हैं, उनका बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग है, और उनका जो ग्रोथ है वो काफी हद तक लगता है कि यहाँ पे भी बरकरार रहे। तो एडवांटेजेस ये सारे हैं, लेकिन स्टॉक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन। अच्छा, एक थोड़ा सा फॉलो अप है, टाटा ग्रुप की दूसरी जो कंजम्पशन कंपनी है टाटा कंज्यूमर, अगर आपको चॉइस करनी हो नए खरीदारी के लिए टाटा कंज्यूमर वर्सेस ट्रेंड, किस तरफ आप ज्यादा रुझान रखेंगे तेजी का? जहाँ तक देखिए सवाल होता है कि कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब मार्केट बीटिंग ट्रेंड्स है और लीड कर रही है, वर्सेस कंपनी विच हैज नॉट बीन अ मार्केट लीडर, तो प्रेफरेंस मार्केट लीडर के ऊपर या मार्केट बीटिंग ट्रेंड्स जो कंपनी डिलीवर कर रही है तो वहां पे होना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आई हैव टू कंपल्सरली इन्वेस्ट बिटवीन ट्रेंड एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, तो मैं ये बोलूंगा कि ट्रेंड इज अ लिटिल लो रिस्क बेट कंपेयर टू अ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जहाँ पे ऑफ कोर्स चैलेंजेस थोड़े से ज्यादा है, बिजनेस के चैलेंजेस भी आगे जाके बढ़ जाते हैं, जबकि ट्रेंड जो की जो परफॉर्मेंस है और जो उसके ब्रांड स्ट्रेंथ है वो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ट्रेंड प्रोबेबली इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट बेट कंपेयर टू टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ये ब्रॉड ओपिनियन है, हालांकि ये दोनों स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है नहीं, तो आई कांट कमेंट ऑन एनी ऑफ दोस एस्पेक्ट्स की एक will definitely do better than the other.
फेयर इनफ। आईटी कंपनियों पर क्या राय है, क्योंकि इस हफ्ते जो बड़ा शॉक लगा था वो आईटी कंपनियों को ही लगा था, कर्टसी नैस्डैक में जो क्रैक्स देखने को मिले थे, लेकिन निफ्टी आईटी भी इस समय अपने आप को रिट्रेस कर पाया है। इस समय मैं देख रही हूँ टेक महिंद्रा टॉप गेनर्स में है, HCL टेक, TCS, इन्फोसिस, दे ऑल शोन अ कमबैक। और दूसरी तरफ कल तक डर था कि अमेरिका रिसेशन में जाएगा, आज सुबह में हम कह रहे हैं वो डर थोड़ा सा कम हुआ है। ऐसी सभी खबरों के बीच भारतीय आईटी, जी जहाँ तक इंडियन आईटी सेक्टर का सवाल है, हमने लास्ट टाइम में डिस्कशन यही किया था। तो जहाँ ये क्वार्टर में जो आईटी सेक्टर के जो नंबर्स आए थे, वो नंबर्स आई वुड से कि थोड़े एक्सपेक्टेशन से थोड़े बेटर रहे हैं। तो आईटी एक सेक्टर रहा है कि अगर ओवरऑल ये क्वार्टर के हम नंबर्स देखेंगे तो काफी मिक्स्ड बैग रहा है। तो कोई मतलब खास इंप्रूवमेंट आया नहीं है, कोई प्रोजेक्शन पे ज्यादातर डाउनग्रेड्स आए हैं कंपेयर टू अपग्रेड्स। उस हिसाब से आईटी सेक्टर इज बेटर प्लेस्ड कंपेयर टू अदर सेक्टर्स इन दी टेक्निकली। अगर मैं बोलूं कि जहाँ पे अपग्रेड ज्यादा आ रहे हैं कंपेयर टू डाउनग्रेड्स, तो उस हिसाब से आईटी सेक्टर बेटर प्लेस्ड है। जो क्वार्टर 2 होता है आईटी सेक्टर का, ये सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है। तो अगर चीजें सुधर रही है तो सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट आईटी सेक्टर में बेटर दिख सकता है क्वार्टर 2 में। तो उस हिसाब से आईटी सेक्टर में अलोकेशन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत है ही नहीं। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा शायद। मिड कैप्स में ऑफ कोर्स ट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू लार्ज कैप्स। लार्ज कैप्स में भी ऑफ कोर्स टीसीएस और इन्फोसिस हैव फेयर्ड बेटर, जबकि विप्रो के नंबर्स वर नॉट वेरी गुड। तो ओवरऑल आई वुड से कि आईटी सेक्टर इज अ गुड प्लेस एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन फ्लाइट टू सेफ्टी के हिसाब से और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रिटर्न के हिसाब से आईटी सेक्टर इज अ डिसेंट बेट एट दिस। चलिए नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, और बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वीकेंड आपका बहुत अच्छा रहे, इसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और क्योंकि इस हफ्ते सबका दिमाग दुविधाओं में फंसा रहा, तो ये शुभकामनाएं आपको कि आपका वीकेंड बहुत सुकून भरा रहे। अगले हफ्ते फिर आपसे एक बार मुलाकात होगी, बात होगी, लेकिन उससे पहले एक बार जरा निफ्टी के स्तरों को लेके आइए। 24,366 और निफ्टी बैंक करीब करीब 50,472। अब एक काम करते हैं, यतिन से बात करते हैं। यतिन, आज बाजार भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग मूव ना दे पाया हो खुलने के बाद, लेकिन अपनी सुबह के गेंस को सस्टेन रखा है इसने। डीलर्स क्या कर रहे हैं इसमें, क्या चीज़ कर रहे हैं? बिल्कुल वीरू, जैसे आप कह रहे हैं गेन सस्टेन हो रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटी आपको स्टॉक स्पेसिफिक लेवल पे देखने को मिल रही है। जहां तक कि डीलर्स का सवाल है, आज अगर हम 2 स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले नाल्को। मेटल स्टॉक्स में ऐसे भी आज ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि बेस मेटल्स जो हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ एक बाउंस बैक देख रहे हैं हम ग्लोबल लेवल पे। तो कहीं ना कहीं मेटल स्टॉक्स वहाँ नाल्को की पसंदगी डीलर्स कर रहे हैं। डीलर्स को लगता है कि बीटीएसटी का ट्रेड अगर आप लें तो 180, 182 तक के लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। ओपन इंटरेस्ट 8% बढ़ा है अगस्त सीरीज में, और फ्रेश बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है। इसके अलावा जाइडस लाइफ, यहाँ भी डीलर्स कह रहे हैं कि काफ़ी सारे एचएनआईज खरीदारी कर रहे हैं रिजल्ट्स के बाद, और ओपन इंटरेस्ट लगभग 5.5% ऊपर है। 1350 से लेकर 1360 तक के लेवल डीलर्स को इस पर्टिकुलर काउंटर में पोजिशनली दिखाई पड़ रहे हैं। जाइडस और जाइडस के नंबर्स अभी देख लिए हमने, कुछ देर पहले दोपहर में आए थे। 1.5% का इजाफा वहां पर स्टॉक में देखने को मिला है। ये और नाल्को, ये दोनों पसंद इस समय। EIL के नंबर्स आ रहे हैं। EIL मैं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी हमारे जानकारों के रेडार पर आता है। ये 1.5% नीचे है। यहाँ पर कंपनी की जो स्टैंडअलोन मुनाफे है उसमें गिरावट आई है। 55 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा उभर कर आया है। साथ ही सेल्स के आंकड़े भी आपकी स्क्रीन पर रख देंगे। आय जो है 611 करोड़ पर आती हुई, इसमें भी गिरावट दर्ज हुई है। अब EBITDA का नंबर आ गया तो वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, लेकिन कंसोलिडेटेड बेसिस पर दोनों आय और मुनाफे में प्रेशर देखने को मिला है। एक और सरकारी कंपनी जिसके नंबर्स थोड़े से फीके रहे, इनफैक्ट इरकॉन के नंबर्स आज सुबह में मेंशन कर भी रहे थे, थोड़े से सॉफ्टर साइड पर आए। और ये दूसरा इंजीनियर्स इंडिया भी एक नंबर्स के लिहाज से थोड़ा सा फीका परफॉर्मेंस है। चलिए BTST STBT ट्रेड क्या लेना है, गाबा जी बताइए, तेजी या मंदी? तेजी, बिल्कुल तेजी। और स्टॉक का नाम है सीमेंस, ट्रेड कर रहा है 6896 पर। मेरे ख्याल से एक अपमूव मिलना चाहिए, ब्रेकआउट मिला है आज। स्टॉप लगेगा 6850 का, टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 7000 के, 7000 की तरफ। ओके, तो ये फिलहाल सीमेंस पर एक बाय साइड का ट्रेड सुबह से, इनफैक्ट कल दोपहर से इसकी चर्चा हो रही है। ध्यान रखिएगा आज नतीजे आएंगे, स्टॉक नेली 2% ऊपर है उससे पहले। मानस, आपका ट्रेड? देखिए मेरा ट्रेड है ओरेकल फाइनेंशियल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। इसके फ्यूचर में खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस आपको 10,400 का लगाना है।
लेकिन टारगेट आप 11,000 तक के सेट कर सकते हैं। ओरेकल फाइनेंशियल के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। ओरेकल फाइनेंशियल्स 10,570 पे कैरी करने की राय दे रहे हैं मंडे मॉर्निंग के लिए। रचना जी, आपका ट्रेड? जी, मेरा ट्रेड रिलायंस में रहेगा। रिलायंस के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे एंड 2925 पे एसएल लगाएंगे, तो अपसाइड पे हमारा टारगेट रहेगा 2980 एंड 2990। ओके, ये रचना जी का ट्रेड है। कविता जी, आपके कैरी करेंगे? सो वीरेन जी इंडियन बैंक को लेकर जाएंगे। एज ऑफ नाउ 578 के लेवल पर है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर एक फ्लैट का ब्रेकआउट लग रहा है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 569 का फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 590-95। तो ये इंडियन बैंक में एक ट्रेड। राजेश सातपुते जी, आपका ट्रेड? श्वेता जी, देखिए मैं पॉलीकैब को लेकर जाऊंगा। हालांकि आज थोड़ा सा आप कह सकते हैं सुस्त है, ठंडा है, कल भी ठंडा था, लेकिन इसका जो प्लेसमेंट है मुझे वो बेहतरीन लगता है। 10-20 DMA के ऊपर होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, और ये काउंटर ऐसा है कि इसमें जब ये ठंडा रहता है तभी इसमें एंट्री करनी पड़ती है। तो लेट्स सी। तो पॉलीकैब मुझे अच्छा लगता है। चार्ट पे 6,620 का स्टॉप लॉस रहेगा, और इसका जो टारगेट दिखता है वो करीबन है 6,900 का। 6,900-920 तक का जाएगा। ओके, ट्रेड्स पूरे हो गए। अब आइए इंडस्ट्रीज पे आते हैं। देखिए, आज डे ट्रेडर को शायद एक शुरुआत में शॉर्ट का स्विंग मिला हो, लेकिन उसके बाद मोर और लेस बाजार इस 24,363 की रेंज में स्टेबल रहा। एक कोलैप्स इनिशियली था, उसके बाद आई थिंक आप कह सकते हैं कि हमने ज़्यादातर टाइम स्पेंड किया कल के दो बड़े कॉल आइटर्स के ऊपर। वो क्या थे? 24,200, 300। हमने उनके ऊपर आज ये क्लोज दिया। हम अभी भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एक बार ऑप्शन स्टैट्स को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हमने 2 बजे स्टैट्स देखे थे तो यहाँ पे कितनी कॉल थी? 30 लाख इंट्राडे में जुड़े थी। अब आउटस्टैंडिंग वाई है करीब 43,26,000 का, और वहीं अगर आप इस पुट को देखें तो यहाँ पे करीब 28 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। पशोपेश डिलेमा, 2 एवरेजेस 10-20 का रेजिस्टेंस और 24,500 का कॉल आइटर, ये 3 चीज़ें जो है ना वो अगले 125 पॉइंट्स के लिए काफ़ी भारी है। अगर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल रहना चाहते हैं तो मेरे मानिए कोई ट्रेड मत कैरी करिए, क्योंकि अगर मंडे मॉर्निंग को हम अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 24,500 के ऊपर भी खुल गए तो भी हमें थोड़ा सा रिट्रेस होके 20 डेमा को एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे फिर आई थिंक अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। मेरे को इस प्राइस पे कैरी करने के लिए रिवॉर्ड नज़र नहीं आ रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। 3 चीज़ें हैं जो मेरे जहन में चल रही हैं इस वक्त। 10-20 का सप्लाई और 24,400 का इटसेल्फ और 24,500 का 2 कॉल आइटर्स, ये अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करते हैं। तो 4 पॉइंट्स आपको इस बात को आई थिंक कह रहे हैं कि अभी कैरी मत कीजिए, लॉन्ग मत कैरी करिए, और एक बार हम इस ट्रैजेक्टरी के बाहर निकल जाएं, सस्टेन कर जाएं, तब हम लॉन्ग करेंगे। अदरवाइज ये ट्रैप करने वाला जोन है। तो मैं निफ्टी पे अवॉइड करूंगा। अब आप लेके आइए निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक क्लोज हो रहा है करीब 50,455 के आसपास। इन फर्स्ट इंस्टेंस जरा प्लीज 10 डे मन ड्रॉ कर दीजिएगा यहाँ पे। आज इसने कल रेजिलियंस दिखाई, इसने एक डिफरेंशियल मेंटेन किया, एक स्पेस मेंटेन किया, एक आई थिंक 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से आज खुला स्ट्रॉन्ग, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में 710 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं पार कर पाया। जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए, आपको नजर आएगा कि कल 50,000 पे पुट राइटर था, 50,100 पे पुट राइटर था, 50,200 पे पुट राइटर था। उनके कन्विक्शन ने काम किया। पर एक चीज़ और नजर आएगी, जरा आप कॉल राइटर्स को देखिए यहाँ पे। 50,700 पे 10 लाख, 50,800 पे 9 लाख, 20 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ यहाँ पे, और 51,000 पे 20 लाख। तो अभी इसी 3 जोन्स में मैंने डायरेक्टर साहब से क्यों कहा कि ये 3 कॉल्स रखिए, यहीं पे 10, यहीं पे 50 और यहीं पे एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। तो यहाँ पर 300 पॉइंट के दायरे में 3 एवरेजेस और 4 बड़े कॉल राइटर हैं। तो मेरे को अभी इस प्राइस पे दोनों ही इंडस्ट्रीज पे, न निफ्टी पे न निफ्टी बैंक पर, कोई ट्रेड नज़र नहीं आ रहा है कैरी करने के लिए मंडे मॉर्निंग के लिए। तो मैं अवॉइड करूँगा। मंडे को फिर आई थिंक स्टैट्स देखेंगे, उसके बाद कोई ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। एक बार लेके आइए ब्रेथ स्क्रीन पे, ब्रेथ लेके आइए। ब्रेथ क्या कह रही है? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक फिर भी बाजार बहुत अच्छा था, और आज अगर आप ट्रेंड को देखें उसका
स्ट्रॉन्ग मूव, ल्यूपिन, ओरेकल फाइनेंशियल्स और साथ ही साथ मन्नापुरम, MCX इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया। ब्रेथ अच्छी है, आज बाजार में शॉर्ट कवरिंग थी। शॉर्ट कवरिंग तैयार करती है एक बेस अच्छी तेज़ी का, और 58 में लॉन्ग था, मतलब अगर आप ये कंसोलिडेट फिगर देखें तो इट गोज आई थिंक मोर देन 130, और शॉर्ट लगभग 18 और 22 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। लेके आइए जरा प्लीज़ एक बार स्लाइड्स। सबसे अच्छे लॉन्ग्स कहाँ पे विजिबल थे, उसमें सबसे ऊपर है 11% के मूव के साथ ट्रेंड। आयशर मोटर्स नंबर स्ट्रॉन्ग थे, ओरेकल फाइनेंशियल्स, इन्फो एज, M6 में स्ट्रॉन्ग मूव था। ये थे लॉन्ग्स। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग PVR में हिंदुस्तान कॉपर, मन्नापुरम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और पिरामिड एंटरप्राइजेस, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी। थर्ड स्लाइड आएगी, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डर था सेल, अपोलो टायर्स, अरविंदो फार्मा, एस्ट्रल और कॉनकॉर। एस्ट्रल जो है वो आज अपने 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद होने की चेष्टा करता हुआ, बाकी HPCL, MRF, पीडीलाइट और BPCL और मैक्स फाइनेंशियल्स, इन सभी काउंटर्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। एक राय मानस एक स्टार परफॉर्मर की दीजिएगा। ONGC आज पॉज रहा, आज बहुत तेज़ी नहीं थी यहाँ पर, बट क्लोज एटलीस्ट अभी भी ठीक ठाक है। मानस, जो लोग होल्ड कर रहे हैं होल्ड करें इसको। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। देखिए, एक छोटा सा पॉज कह सकते हैं इसे, लेकिन ट्रेंड तो बहुत बुलिश है। मेरा तो समझना है कि जो पिछला हाई 340-341 के आसपास था, स्टॉक उसको बीच करके 352-355 की रेंज में जाने का पोटेंशियल रखता है। तो बिल्कुल अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए, और मेरे हिसाब से अगर कोई डिप मिले तो खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस आपको 319 रुपए के नीचे ही लगाना पड़ेगा। ओके, ये ONGC पर राय, और ONGC में हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा है। वो जेफरीज, आई थिंक जेफरीज की रिपोर्ट थी ना जो सुबह में हम मेंशन कर रहे थे, नहीं मॉर्गन स्टैनली, 430 का टारगेट इनका रहा, उस डायरेक्शन में बढ़ चुका है। 332 पर वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ, 3% का गेन। चले अब खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की बारी। ये हफ्ता हमने देखा है काफ़ी वॉलेटाइल रहा। ओवर द वीक आपको डेटा पॉइंट्स दिखाएंगे कि कितना गवाया है निफ्टी ने, भले ही 2 दिन में ये चढ़ा ज़रूर हो, लेकिन हमारे 3 जानकारों के बीच मुकाबला ज़ोरदार रहा। देखिए, प्रशांत सावंत और प्रदीप होचंदानी, इतना बड़ा कंपटीशन साबित हुआ। प्रशांत ने पूरा अच्छा कमबैक कल और आज में ही किया है। प्रदीप 11% के रिटर्न्स, 11.06% के रिटर्न्स के साथ लेकिन बाजी मार रहे हैं। प्रशांत थोड़े से पीछे रह गए 10.83% के रिटर्न्स पर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रदीप, एक और ऐतिहासिक विन आपके नाम होती हुई। अब प्रदीप के एक बार स्टॉक्स लेकर आइएगा जिनमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बने हैं, फिर आगे इस बातचीत को बढ़ाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स थे। सेरा सैनिटरीवेयर, केफिन में क्या तेज़ी देखने को मिली है। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने पहले प्रॉफिट बुक किया। गोदरेज कंज्यूमर जैसा ट्रेड इन्होंने टाइमली पिक किया था। ये फिलहाल आपके आउट परफॉर्मर्स थे। इनमें से कोई ट्रेड जिसको लेकर अभी भी कन्विक्शन आपका है प्रदीप? थैंक यू अर्षदा जी। जो लेटेस्ट जो ट्रेड्स मैंने दिए थे जो अभी चले नहीं है, तो मेरे हिसाब से BSE और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इन दोनों का मैं नाम लेना चाहूंगा। BSE में एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस का फेज हमने देखा, और फिर ये डेली चार्ट्स पे एक अच्छे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, तो ये डेफिनेटली मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है। सिमिलरली कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक नैरो चैनल में ट्रेड हो रहा था पिछले एक महीने से, और इस चैनल का एक अच्छा ब्रेकआउट ये कंफर्म कर रहा है, तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक में अच्छे गेन बन सकते हैं। ओके, तो किम्स जो जाते जाते नियरली 2% के रिटर्न्स दे रहा है, और BSE कल और आज में हरकत में था, लेकिन आप कह रहे हैं यहाँ पर और बड़े मूव्स देखने को मिलेंगे। प्रदीप, लार्जली इस हफ्ते हमने काफी पेन देखा है इंडेक्स पर, और आप लोगों के इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो बिल्कुल चले नहीं। अब ऐसे में बताइए, पहले तो इंडेक्स पर लार्जर व्यू क्या बन रहा है? आज की क्लोजिंग अगर 24,300 के ऊपर आ रही है, आप पॉजिटिव मानेंगे या फिर कन्विक्शन के लिए 24,400 एंड बियॉन्ड का क्लोज आना जरूरी है? ठीक है, अच्छी बात ये हुई कि मंडे को जो लो बना था वो फिर पूरे सप्ताह में टूटा नहीं है, और मंडे और ट्यूसडे के बॉटम्स को कनेक्ट करते हैं तो जो ट्रेंड लाइन आ रही है वहीं पे कल के सेशन में भी निफ्टी ने सपोर्ट लिया, तो ये एक अच्छा सपोर्ट 24,150 24,100 के जोन में जरूर है, और ऑन द हायर साइड 20 DMA के रेजिस्टेंस क्रॉस होने जरूरी है जो 24,550 के आसपास है। निफ्टी बैंक थोड़ा सा वीकर है कंपेयर टू निफ्टी, और काफी इसका वेट है, तो इस पर भी नजर रहेगी। ऑन द हायर साइड 51,000 का रेजिस्टेंस क्रॉस होना जरूरी है इसमें। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप भी अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को क्रॉस अभी करना बाकी है, उन्होंने आउट परफॉर्मेंस जरूर दिखा है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स आज 20 DMA को छुआ जरूर है, पर इसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स इसके 34 और 20 DMA के रेजिस्टेंस के करीब है, तो मंडे का सेशन क्रूशियल रहेगा। ये जो रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करते हैं इंडाइसेस, फिर मेरे हिसाब से एक सस्टेनेबल अपमूव आएगी। फिलहाल तो मेरे हिसाब से
पूरी रेंज के अंदर जो कंसोलिडेशन चल रहा है उसके अपर एंड पे है, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। ओके चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस गेम शो को खेलने के लिए। इस हफ्ते की विनर एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं एंड हैव अ नाइस वीकेंड। इस बीच आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं आज डेरिवेटिव बैन का अपडेट। वायदा में बैन में कौन कौन जा सकता है। सेल जो है वो अपनी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को अप्रॉक्सीमेटली 109% पे हिट कर चुका है। दैट मीन्स इन बैन बायोकॉन 101%, ग्रेनुअल्स 98%, 97%, ये सब 95% की मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के ऊपर। तो ये मंडे को आपको मॉर्निंग को शायद मिले डेरिवेटिव बैन में। बाहर कौन आ सकता है। GNFC में जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो रिड्यूस हो चुकी है अप टू 80%। तो दैट मीन्स ये जो है वो मंडे मॉर्निंग डेरिवेटिव बैन से बाहर होगा। क्लोज इट्स 24373 और बैंक निफ्टी पे करीब करीब 84,837 माफ़ कीजिएगा, नहीं बैंक निफ्टी पे 50,484 और निफ्टी IT का क्लोज ठीक है, बट स्टिल इस इंडेक्स ने भी आज अपने 20 डे को पार नहीं किया और जाते जाते कुछ चीज़ें क्रिटिकल रहीं। उसमें आज मेटल्स में एक अच्छा पुल बैक था और एक बार आप लेके आइए JSW स्टील को, ये एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ लास्ट वीक और इनफैक्ट ये इस वीक ये भी काफ़ी टर्बुलेंस भरा आई थिंक इसने फेस देखा। बट रचना जी, मंडे मॉर्निंग को ये स्टॉक भी कंसिडर करने लायक होगा, प्लेसमेंट अच्छी है इसकी भी। जी, JSW स्टील की प्लेसमेंट की बात जहाँ तक है, ये प्लेसमेंट अच्छी है इसकी और मंडे के लिए डेफिनेटली इसमें चांसेस है कि ये 920 को क्रॉस करे या 930 की तरफ जाए, स्पेशली अगर ओवरऑल मार्केट मंडे के दिन बेहतर रहेगा तो। और ये पॉजिटिविटी तब तक बरकरार रहनी चाहिए जब तक ये 905 के ऊपर बना रहेगा ऑन फ्यूचर्स। जी हाँ, प्लेसमेंट अच्छी है इसकी, एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। अच्छा, ट्रेंड जो क्लोज हो रहा है वो 12% के मूव के साथ ऑल टाइम हाई पे। उसके बाद जरा आप लेके आइए ओरेकल फाइनेंशियल्स मिड कैप IT में ये 20 डेमा के ऊपर। MCX जहाँ क्लोज हो रहा है मेरे ख्याल से ये इसकी नॉट एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई, लेकिन हाँ क्लोजर टू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है ये, मतलब 5-7 रुपये के अंतराल से अगर आप देखें रह गई। बट इंटरेस्टिंग था आज PVR का मूव। अब ये सिर्फ फ्राइडे फैक्टर था या समथिंग आई थिंक एल्स, लेकिन आज इसका क्लोज जो आया है वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आया है। ल्यूपिन 3% के मूव के साथ अपने करियर हाई पर ये क्लोज हुआ। और एक और चीज़ याद रखिएगा, आज सरकारी बैंकों में लोअर लेवल्स पे काफ़ी अच्छी खासी हरकत थी, मतलब कैनरा बैंक में स्पेशली मूव अच्छा जनरेट किया इसने। और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का जो मैं जिक्र कर रहा था कुलकर्णी साहब के साथ, एक अच्छी बात है कि M&M में जो वीकनेस पिछले 2-3 हफ्तों से परसिस्ट कर रही थी वो 3 दिन से अरेस्ट हुई है और M&M ने आज अपने फाइनली आई थिंक 2767 पे जो क्लोज दिया है अपने लास्ट ड्यू एवरेज के आसपास एट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो दर्द था इस हफ्ते, लेकिन रिकवरी जारी है। अब उस रिकवरी का जायजा लेते हैं हर्षदा के साथ। हर्षदा, ओवर टू यू। जी हाँ वीरू, एक क्रेजी हफ्ता रहा है एंड आप कह सकते हैं एक्चुअली आज काफ़ी रिलीफ मिलेगा इस मैडनेस से। एक ब्रेक जो वीकेंड की तरफ मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक मंडे ट्यूसडे के शेकआउट के बाद हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मार्केट्स ने दिखाया। अब 250 पॉइंट की बढ़त पर जाकर क्लोज होता हुआ आपको इंडेक्स दिखाई दे रहा है 1% के गेन्स। और आज आप कह सकते हैं चौतरफा खरीदारी वाला दिन था। निफ्टी बैंक करीब 300 पॉइंट ऊपर, वहाँ मिड कैप इंडेक्स में लगभग 400-500 पॉइंट तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.5% के गेन्स कमाने में कामयाब था। आज ऑफ कोर्स बैंक्स ने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन IT काउंटर्स भी फॉरफ्रंट पर थे। 570 पॉइंट का इजाफा जो इस तरफ बनता हुआ दिखाई दिया है। तो सेक्टोरली सिचुएशन कैसे जाकर टिक रही है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज सारे इंडाइसेस काफ़ी दिनों बाद पॉजिटिव साइड में जाकर क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने IT की बात की, लेकिन IT के साथ साथ अगर आप गौर करिएगा ऑटो कंपनियों में भी लगभग 2% का इजाफा और ये तेज़ी लार्जली आयशर, टाटा मोटर्स जैसे ट्रेड्स ने लीड की है। कैपिटल गुड्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम, ABB, सीमेंस जैसे काउंटर्स, L&T जैसे काउंटर्स में तेज़ी बनी। ऑयल एंड गैस में 150 पॉइंट का इजाफा देखा गया है। फाइनेंशियल स्टॉक्स ऊपर, PSU बैंकों में एक अच्छा खासा मूव, CPSE काउंटर्स में भी तेज़ी बनी। FMCG ओके क्लोज है, नियरली 100 पॉइंट के गेंस। फार्मा में 80 अंकों का इजाफा, मेटल इंडेक्स भी आज करीब 75 पॉइंट ऊपर जाकर टिक रहा है। तो आप कह सकते हैं कि चौतरफा खरीदारी रही है, सभी सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है आज के इस मूव में, आज के इस पुल बैक में। आपके लिए 1-2 ट्रेड्स में दिखाना चाहती हूँ। आज के दिन
ओला इलेक्ट्रिक की लिस्टिंग भी हुई, 76 रुपीज़ का इशू प्राइस, और वो क्लोज जो है बेहतर दिखाई देगा क्योंकि बहुत फ्लैट शुरुआत देखने को मिली थी, लगा था बहुत ही ठंडी ओपनिंग है, लेकिन इवेंचुअल क्लोज करीब 20% के अपर सर्किट पर आता हुआ 91 रुपीज़ पर ओला इलेक्ट्रिक का आज डे 1 अपने पारी की क्लोज दिखा रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आई एम गेसिंग कि बड़े फंड्स का पार्टिसिपेशन आया होगा इस लिस्टिंग के बाद, तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा सोमवार को डिस्क्लोज करने के लिहाज से। आपके लिए लेकर आएंगे हीट मैप और उसमें पता लगेगा ऑन द बेल जो हम निफ्टी 24,364 पर जाकर टिक रहे हैं 247 अंकों की बढ़त में। बिग मूवर्स क्या है? ऑटो कंपनियां आयशर, M&M, टाटा मोटर्स, ये इनफैक्ट टॉप गेनर्स रहे हैं आज के। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से एक बहुत बड़ी भूमिका रही है इस मार्केट को ऊपरी लेवल्स पर होल्ड करने की। हम IT मेंशन कर रहे थे तो टेक महिंद्रा 2.5% ऊपर, 1.5% के गेन्स इन्फोसिस में। HCL टेक भी नियरली 2% के गेन्स पर, 1.25% की बढ़त आपको TCS ने कमा कर दी। ये ट्रेड्स रहे हैं जो तेजी में बैठे हैं। ONGC के लिए एक विनिंग सेशन, श्रीराम फाइनेंस के लिए एक विनिंग सेशन साबित हुआ, और बैंकों में SBI देखिए 2% ऊपर। SBI के साथ आज HDFC बैंक का साथ मिला है। ICICI बैंक जैसे ट्रेड्स भी पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिखाई दिए हैं। कुछ हल्की मुनाफा वसूली BPCL में, HDFC लाइफ में, कोटक में, मारुति जैसे काउंटर्स में जरूर देखी गई। तो ये है फिलहाल आपके लिए क्लोज। ओवर द वीक क्या सिचुएशन रही है मार्केट की, वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कंसिडरिंग इस हफ्ते एटलीस्ट आज सुबह तक हम कह रहे थे 3.5% निफ्टी गिरा है, गिरा जरूर है लेकिन 3.5% की क्लोज नहीं देखने को मिलेगी नेगेटिव में। सिप्ला, आयशर, HUL इस हफ्ते के टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। FMCG, डिफेंसिव काउंटर्स थोड़े से रेडार पर आए थे, जैसे मार्केट में वो वीकनेस बनती हुई दिखाई दी। लूजिंग एंड पर ग्रासिम, मारुति और बजाज फिनसर्व जैसे काउंटर्स साबित होते हुए दिखाई दिए। 4% का नुकसान इन सभी काउंटर्स में देखने को मिला है। मिड कैप साइड पर भी कुछ इंटरेस्टिंग मूवर्स, ईडलवाइज, एल्केम जैसे काउंटर्स जहां पर हमने देखा अच्छे डबल डिजिट गेन्स देखने को मिले हैं। लूजिंग एंड पर EIL और जिसके नंबर्स कुछ ही देर पहले आए, और बाटा एक टॉप लूजर भी है इस हफ्ते का, करीब 11% का नुकसान बनता दिखाई दिया है। तो ये है फिलहाल आपके लिए आज का क्लोज। जी क्लोज आपकी स्क्रीन पे, और अब एक काम करते हैं, सीधा सौदा की टीम देखें। नीरज जी और यतिन की टीम में आज कॉम्बिनेशंस क्या थे। तो पहले नीरज जी की टीम को देखते हैं। वहाँ पर जो उन्होंने ट्रेड्स पिक किए थे उसमें भारत रसायन, आयशर मोटर्स, कोचिन शिपयार्ड, ONGC उन्होंने पिक किया। सारे ही ट्रेड्स बेहद शानदार रहे, स्पेशली भारत रसायन। सेकंड स्लाइड में यतिन की ट्रेड्स आएंगे जिसमें उन्होंने बिरला कॉर्प को रखा था, वहाँ ट्रेड अच्छा मिला। बाकी कौन सा वो देख नहीं पा रहा एग्जैक्टली, PFC और कोग्लिगन इंडिया, और एक है आखिरी डाक्टर साहब जरा हेल्थ केयर ग्लोबल, माफ़ कीजिएगा, 360 पे लगभग 1% का स्विंग यहाँ पर मिला। तो ये थी टीम्स। बिरला कॉर्प में करीब 5% का डाउन स्विंग। तो किसे कहते हैं ना हर्षता, अंत भला तो सब भला। प्राइस डैमेज इस हफ्ते अगर आप देखें अच्छा हुआ, लेकिन रिकवरी अच्छी थी। अब अगला हफ्ता आज़ादी का हफ्ता है, 15 अगस्त की एक छुट्टी है, ट्रंकेटेड वीक है, सुस्ताने का मौका भी मिलेगा और हर्षोल्लास भी होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि शायद अगला हफ्ता हर्षता बेहतर है ना? जी हाँ वीरू, उसी उम्मीद में मैं डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स दर्शकों को बताना चाह रही हूँ। इस क्लोज पर नैस्डैक फ्यूचर्स अब 80 पॉइंट ऊपर, डाउ फ्यूचर्स 60 पॉइंट की बढ़त पर कारोबार कर रहे हैं। तो सोमवार को देखते हैं वहां पर क्या होता है आज शाम को। बिल्कुल मुलाकात होगी हर्षता मेरी, नीरज जी, आशीष और अनुज की सुबह मॉर्निंग कॉल में, मने मॉर्निंग को सुबह 7 बजे, और उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।